I have overall 14 years of experience, 4 years in manufacturing and IT domain, and 10 plus years, 11 years I'm working in SAP. So I'm basically certified in SAP MM, S4HANA, Ariba as well. So during this span of 10 plus years, I got chance to work with different kinds of industries and all kinds of projects, rollout, implementation, support, upgrade. And from more than 2 years also, I'm associated with Delphi as both as SAP MM and S4HANA trainer. In last 1 and 5 years, maximum S4HANA batches were conducted by me only. I'm basically from Jalgaon, but I'll base in Pune. Yeah, we'll come to that batch timing because I was about to say that one, but after some time we'll talk on that. So your batch hasn't started, right? Earlier, or some sessions were already started by you, by another trainer. ज्यादा कुछ नहीं था सर, इंट्रोडक्शन हुआ था। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या मतलब है, ये पुराना ओवरव्यू बताया तो क्या हुआ? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बताया, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था एक लेक्चर में। अच्छा और ईसीसी का कुछ एमआरपी का सर ने बताया था, लेकिन वो अगले लेक्चर में आए नहीं थे, तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जैसे मेरा हैबिट है कि मतलब मैं डायरेक्टली इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एमएम का कुछ 30-40 मिनट्स क्विक रिवीजन करता हूँ। तो वो एक टाइम पास नहीं है, जैसे एक मतलब रिवीजन काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि एमएम ही अपना बेस है। ऐसा आप एमएम स्किप करके डायरेक्टली एस पर आना नहीं कर सकते। तो एमएम आपको ये है, मतलब आपको कई कई बंदों का कुछ गैप हुआ या क्या कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, तो इसलिए एज अ बेसिक चेक, नॉलेज चेक की जगह एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं कुछ चीजें मतलब पूछूंगा आपको। तो आई वांट दैट सेशन टू बी इंटरेक्टिव, मतलब बी इंटरेक्टिव। अगर मतलब कुछ डाउट है क्या है तो आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ अगर पूछेंगे तो आई विल अप्रिशिएट द रिस्पॉन्स। So language Hindi is comfortable, right? Few people not understand Marathi, so Yes, sir. enterprise structure or org structure, मतलब talking about our MM org structure, what are the org elements enterprise structure for MM? मतलब जैसे आपने MM में कोई भी ये करते हैं तो अपना जैसा A to Z ए मतलब ये करते हैं ABCD, तो स्टार्टिंग हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, ऑर्ग स्ट्रक्चर से होता है। तो उसमें मतलब MM पॉइंट ऑफ व्यू कौन से हमारे ऑर्ग एलिमेंट्स रहते हैं, कोई बताना चाहेगा? What are the MM org structure? For client, plant, purchasing organization, company code, purchasing group. Storage location. हाँ हमारे MM पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे तो हमारे इसमें प्लांट मेन आता है। Plant means plant is any location where we manufacture the goods or the goods can be managed, stored. ऐसा जरूरी नहीं कि प्लांट में हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ही हो। ओ, तो उस पे कई जगह कुछ चीजें हम स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसा मतलब कोई अगर लॉजिस्टिक्स कंपनी है कुछ है, तो दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, दे आर जस्ट मेंटेनिंग द गुड्स। तो प्लान कैन बी एनी एक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स प्लेस एज वेल। प्लान के बाद आता है हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज मतलब परचेज ग्रुप एक आप इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब आई डोंट वांट दैट बुकिश इंफॉर्मेशन, बुकिश डेफिनेशन नहीं है। एक सिंपल वर्ड्स में, लेमन लैंग्वेज में आप कैसे क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज मीन बाय परचेज ग्रुप? Purchase organization is the group of people associated in purchasing activity. And purchasing group may be one individual person also can include in purchasing group. हाँ यस। परचेज डिपार्टमेंट,
कोई कंपनी अगर ले लो आप, टाटा मोटर्स या कोई भी बजाज इलेक्ट्रिकल या कुछ भी, तो कोई उस कंपनी में जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट रहेगा, दैट इज नोन एज द परचेज ऑर्गेनाइजेशन। एंड परचेज डिपार्टमेंट में अगर कोई बायर्स है, परचेजर्स है, उसको हम बोलते हैं परचेज ग्रुप। तो वेयर वी असाइन द परचेज ग्रुप इन द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। परचेज ग्रुप का लिंकेज हम कहाँ पे करते हैं? There is no linkage for purchase. It is independent entity. What is your master? In material management purchasing. yes, right. Though purchase group is means relevant to purchasing, but we are not doing any changes. Sorry, we are not assigning it anywhere in the org structure. It is a separate entity. Plant purchase organization and storage location. This is only. This company code basically comes in the finance. And there are different types of purchase organization. You might be aware of standard purchase organization, reference purchase organization, and normal purchase organization. Plan specific, company code specific, and all that. Different types of structure. So, sorry. What is the key difference between standard and reference and normal purchasing organization? नॉर्मल मीन्स नॉर्मली हम कुछ चीजें परचेज वगैरह करते हैं, तो हम उसके लिए मतलब हमारे नॉर्मल केस में हमारा नॉर्मल परचेज ऑर्गेनाइजेशन आता है नॉर्मल। लेकिन अगर हम कुछ स्पेशल प्रोक्योरमेंट सिनारियो कर रहे हैं कि जैसे कंसाइनमेंट है, ऑटोमेटिक पीओ वगैरह है फ्रॉम बेस ऑन द जीआर, तो वैसे स्पेशल प्रोक्योरमेंट सिनारियो के लिए हमारा नॉर्मल परचेज ऑर्गेनाइजेशन सफिस नहीं करता है, तो उस केस में हमारा स्टैंडर्ड पीओ भी हमारे प्लान को असाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन। रेफरेंस यानी जैसा उसका नाम ही है रेफरेंस, मतलब हमारे पास कुछ सप्लायर है, टाटा मोटर्स का एक वेंडर है, वो पुणे से बिलोंग करता है। अब ये तो पुणे मतलब पुणे डिवीजन ने ऑलरेडी उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब ये सेम कॉन्ट्रैक्ट अगर मतलब टाटा मोटर्स के दूसरे स्टेट के प्लांट है उनको भी यूज करना है, तो दे कैन रेफर दिस कॉन्ट्रैक्ट यार बाय, मतलब वो रेफरेंस लेके वो नया या वो कर सकता है। उसका विन विन सिचुएशन रहेगा दोनों के लिए, वेंडर को भी ज्यादा बिजनेस मिलेगा और कंपनी को भी एक बेस्ट डील मिलेगा। तो उस केस में हमारा रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब रेफरेंस किसी का रेफरेंस लेके हम ये करते हैं, तो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एंटायर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। वैसा दैट इज द रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन। And whenever we try to do any we are trying to create any new material types or something, there we need to define some attributes, right? So what are the things will be there in relevant, मतलब कोई हम material type वगैरह लेते हैं तो जैसे आपको पता ही होगा different raw materials रहते हैं, ROH, raw material, फर्ड फिनिश, सेमी फिनिश, HALB। सो उसमें मतलब क्या कोई भी रेफरेंस लेके बनाया तो उसमें क्या क्या कंट्रोल पैरामीटर्स रहते हैं, मतलब मटेरियल टाइप में क्या क्या चीजें रिलेवेंट रहती है अपने पास। व्हाट आर द important or control parameters we use to define in the material attributes? Whether the procurement is internal or external, also which view are selected for assignments. Also you can define type of inventory management. Also field selection and screen sequence is defined by material type, and also authorization group. Right. Which department or which rules will be supported, type of procurement, internal, external, number range. which field are required or optional? Sorry. Field are required or optional, also determined by attribute. Sorry, didn't get it. What is that? So I mean, by using material type, we can also specify which field is required or optional. Yeah, yes, that is also correct. Yeah.
And one important is stock material, means whether we wanted to procure, means do the stock material or stock procurement or not. That quantity and value update, मतलब कोई मटेरियल का हम जीआर या जीआई करेंगे तो उसके बाद हमारा क्वांटिटी और स्टॉक क्वांटिटी एंड स्टॉक वैल्यू बढ़ना होना चाहिए या नहीं है, दैट इज क्वांटिटी एंड वैल्यू मटेरियल। नॉर्मली वो कॉमन एरर जो आप एमएम के प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको आया होगा कि अकाउंट असाइनमेंट इज मैंडेटरी। अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी मतलब क्या हुआ कि वो मटेरियल टाइप जो बना है दैट इज डिफाइंड एज अ नॉन स्टॉक मटेरियल, सो दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी। तो वैसा एरर आने के बाद आपको क्या करना है, ओएमएस टू टी कोड में जाना है, मटेरियल टाइप चेक करना है, मटेरियल टाइप के अंदर में जाके आपका वैल्यूएशन एरिया रहेगा वो सिलेक्ट करके आपको चेक करना है क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट। तो अगर आप टिक करेंगे तो आपको एरर रिजल्ट होगा, ये तो कॉमन एरर आता है सबको। So that is also important whether we can do the quantity and value update. Se- 7 p.m. या मतलब जैसे कि आज ही मतलब अभी कल से तो टाइमिंग चेंज ही होने वाला है, मतलब जैसे मुझे अभी मतलब आफ्टर 1.5 आवर्स मुझे पता चला कि हाँ कि मतलब इवनिंग पे जैसे कि मेरा टाइम भी चेंज हो गया प्रोजेक्ट का कि अब फ्रॉम 1 to 10 PM मेरा टाइम है, तो मुझे मतलब कल से तो इवनिंग में पॉसिबल नहीं रहेगा, तो मॉर्निंग में ही मैं ले पाऊंगा, मॉर्निंग 7 to 9 AM। तो मतलब जिसको पॉसिबल होगा वो कर सकते हैं ज्वाइन, फिर जिसको दिक्कत है वर्किंग है और कोई मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो आप वो ये कर सकते हैं, मतलब डेल्पी वाले को पूछ सकते हैं, वो आपके लिए नेक्स्ट बैच में या अलग अनदर अटेंड कर सकते हैं। तो आज जैसे चालू करना था इसलिए मैंने मतलब एक एक्सेप्शन लेके एक किया है। अभी पैरेलली मेरा काम ही चल रहा है लेकिन मैं अभी उनको लॉग ऑफ करने के लिए बोलता हूँ मैं कल जल्दी की। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू फ्रॉम 7 to 9 AM। ये तो मतलब होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है सभी के लिए ये नहीं होगा, कुछ के लिए आसानी होगी, कुछ के लिए डिफिकल्ट मतलब दिक्कतें होगी, लेकिन है मतलब है अब उसमें क्या मैंने कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ ठीक है, बाद में आएंगे वो भी उसके ऊपर कंक्लूड करने से पहले। हाँ तो हाँ हमने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर देखा, मटेरियल टाइप वगैरह देखा। अभी एमएमएफआई इंटीग्रेशन, एमएमएफआई इंटीग्रेशन कैसे वर्क होता है पता है, क्या क्या पैरामीटर्स है उसमें? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड है सर। हाँ अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, वैल्यूएशन क्लास, मटेरियल टाइप, हाँ all are interlinked, and chart of account is also there. हाँ Transaction is also. accounting First of all, valuation grouping code is there first of all. दैट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये जो है ना ये बेसिक है, जैसे कि मैं भी इंटरव्यू पैनल में रहा हूँ तो ये जो 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 रिवीजन है ना, रिवीजन से 60-70% क्वेश्चन आपको कोई भी कंपनी में जाए तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको अच्छे पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो एक ये भी रिवीजन है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद हमारा वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड या फिर उसको वैल्यूएशन मॉडिफायर भी बोलते हैं। valuation class, Account grouping code, accounting reference, valuation class,
ट्रांजैक्शन इवेंट की एंड वैल्यूएशन मीटर्स है। हाँ, तो ये 5 पैरामीटर्स है, ध्यान में रखना है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सो व्हाट विल बी देयर इन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स? Sir, please increase the font size. हाँ, यस। Is it better now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चार्ट ऑफ अकाउंट्स आता है पहले। तो व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स? एक जैसे कि आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर या कुछ हम करते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आता है उसमें। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे डिफरेंट सेट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स रहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जनरल लेजर जीएल अकाउंट्स जो करते हैं ना, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में रहता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज ऑलवेज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी। तो मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप स्किप नहीं कर सकते। जैसा कि आप कोई मटेरियल का मूवमेंट कर रहे हैं, तो मतलब हमेशा ऐसा कोई भी मटेरियल का मूवमेंट है विदाउट प्लान नहीं होता है ना। तो सभी चीज में आप मतलब विदाउट पीओ भी कर रहे हैं, इधर से कुछ दूसरी जगह मटेरियल भेज रहे हैं, तो हमेशा उसमें प्लान रहता ही है। तो प्लान में हम ये कर सकते हैं। तो प्लान के बेसिस पे सिस्टम क्या डिटरमाइन करता है? प्लान के बेसिस पे सिस्टम कंपनी कोड चेक करता है, और कंपनी कोड चेक करके वो ऑटोमेटिक पेश करता है कि कौन वो इसको प्लान को कंपनी कोड को कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो ये हम एक मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक एक्टिविटी है, ऑटोमेटिक चेक करता है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो एक हम स्किप नहीं कर सकते, ये हमेशा जरूरी रहता है। उसके बाद में रहता है वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड या फिर मतलब उसको जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स प्लांट है, तो टाटा मोटर्स के में हमारे पुणे और मुंबई के 2 प्लांट है। तो उनको अगर दोनों प्लांट का वैल्यूएशन मतलब महाराष्ट्र में 2 प्लांट है और गुजरात में अलग प्लांट है, तो उनको अगर चाहिए कि महाराष्ट्र के जो प्लांट है उनका वैल्यूएशन सिमिलर फैशन में होना चाहिए, तो उस केस में हमको एक वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड बनाना पड़ेगा। जैसे ABCD हमने बना दिया, और एक पुणे प्लांट है और मुंबई प्लांट है, तो उसको हम असाइन कर देंगे, तो होता है वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है ना। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तभी, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद में अकाउंट ग्रुपिंग कोड या फिर अकाउंट मॉडिफायर। तो जैसा कि आपको मतलब पता है कि हमारा जीबीपी जो की है इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन, वो सभी चीजों में कॉल होता है। तो लेकिन हम एमएम लोग तो एम मूवमेंट टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मटेरियल का मूवमेंट क्या हुआ है, उस पर क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन उसको अकाउंट में फर्दर इजीली आइडेंटिफाई होने के लिए ये चाहिए कि मतलब फटक से वो डॉक्यूमेंट देख के पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। तो उसके लिए जो हमारा की रहता है जीबीबी, पीआरडीएन, ये तो उसको हम सब डिवाइड करते हैं। तो उसको बोलते हैं अकाउंट ग्रुपिंग कोड या अकाउंट मॉडिफायर। जैसे कि जीबीबी हमने जैसे आप इनिशियल एंट्री आप स्टॉक पोस्टिंग किया तो 561 किया, या फिर स्क्रैपिंग किया, तो वो पर्टिकुलर मॉडिफायर से हमको इजीली आइडेंटिफाई होगा कि ये क्या चीज के लिए है। सो दिस इज आल्सो ऑप्शनल। एंड द फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शन इवेंट की, इट इज मैंडेटरी। तो ट्रांजैक्शन इवेंट की मतलब जैसे कि आप इसमें लॉगिन करते हैं, अभी मैं एक सेकंड पॉपअप कर देता हूँ। हाँ, जैसे आप करते हैं, अभी मैं इसमें लॉगिन किया।
हमारा एमएमएफआई का इंटीग्रेशन जो है उसके लिए टी कोड भी बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज ओबीवाईसी। ओबीवाईसी और इंटीग्रेशन ऑफ एमएम विद फाइनेंस। सो इसमें अगर आप कोई इसमें जाते हैं, जैसे कि हमारा बेसिक्स है स्टॉक अकाउंट, तो हमेशा ये चार्ट ऑफ अकाउंट अपने को पूछता है ना, तो चार्ट ऑफ अकाउंट इज मैंडेटरी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में वैल्यूएशन मॉडिफायर, वैल्यूएशन क्लास, तो इसको ये बोलते हैं। ये जो BSX है, दिस इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन इवेंट। तो इसमें हम जनरल लेजर वगैरह असाइन करते हैं, तो ये हमेशा मैंडेटरी रहता है, मतलब ये आप स्किप नहीं कर सकते। तो ऑल अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। वैल्यूएशन क्लास इन अकाउंटिंग वन, मतलब वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, जैसे हमारे लिए मटेरियल टाइप है, वैसे ही एफआई में उसको सेग्रीगेशन करने के लिए वैल्यूएशन क्लास रहता है। लेकिन जैसा कि आप नॉन स्टॉक या नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल टाइप अगर देखते हैं, तो वो मटेरियल को अपना अकाउंटिंग वन व्यू ही नहीं रहता है, इसलिए उसका रिलेटेड आप जो भी करोगे तो हमेशा आपको पीओ वगैरह करेंगे तो पीओ में उसका प्राइस वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए वैल्यूएशन क्लास इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, सो रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। Definitely this question will ask almost in 80% of the industry. This question will ask MMFI integration. So these are the 5 parameters how this works. तो अभी मतलब रिवीजन तो है, लेकिन अभी S4 में भी अपने को क्या है कि जैसे अपना S4 का जो कोर्स है वो अप्रोक्सीमेट अपना 20 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो 20 आवर्स में होता है, तो इसमें हम सिर्फ डेल्टा पार्ट कवर करते हैं। डेल्टा यानी कंपेयर टू ECC हमारे इसमें कौन से प्रोसेस में चेंज है, जहाँ पे उसका चेंज नहीं है वो हम प्रोसेस नहीं देखने वाले। जैसे इसलिए अभी जैसे आपने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर देखा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर देयर इज नो चेंज इन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फ्रॉम MM पर्सपेक्टिव। FI की इसमें वो चेंज है, स्लाइड चेंज है। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? हेलो, Yes, sir. ऑडिबल आ रहा है सर। ऑडिबल। हाँ, आप रिज्वाइन करो प्रोजेक्ट। हाँ, आपके साइड पे कुछ एरर दिखा। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, MMFI इंटीग्रेशन है। तो ये जो उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है कि जिसमें जो वो प्रोसेस में चेंज नहीं है, तो वो पार्ट हम नहीं देखने वाले, बिकॉज देयर इज नो चेंज। बट स्टिल इफ यू मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उसमें आपको कुछ दिक्कत आती है, आपको जैसे इसका एक्सेस मिलेगा, उसमें आप अगर कोई दिक्कत आते हैं तो आई विल बी देयर टू सपोर्ट। हाँ, हाँ, जैसे अभी इंटीग्रेशन के बाद हमारा MMFI इंटीग्रेशन के बाद आता है कि स्पेशल प्रोक्योरमेंट सिनेरियोज, वो तो हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्पेशल प्रोक्योरमेंट सिनेरियोज यू आर अवेयर ऑफ? The consignment and subcontracting. कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पाइपलाइन। Standard. Consignment, subcontracting, STO. What are the different types of STO? इंट्रा कंपनी, इंटर कंपनी। Yes. There's basically there are 5 ways. मीन्स विदाउट परचेज ऑर्डर, मतलब ऐसा जैसे कि 5 तरीके हैं जिससे हम STO बना सकते हैं। 5 टाइप्स ऑफ STO मीन्स फर्स्ट इज विदाउट यूजिंग एनी परचेज ऑर्डर, और डायरेक्टली वी आर यूजिंग द मिगो ट्रांजैक्शन, मतलब मूवमेंट टाइप 301, प्लान टू प्लान 1 स्टेप, 303, 305 2 स्टेप प्रोसेस वो है। इसमें हम परचेज ऑर्डर वगैरह नहीं बनाते, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। थर्ड आता है हमारा, वो भी रेयरली यूज होता है। थर्ड में भी हम PO वगैरह बनाते हैं, जिसमें हम गुड्स इशू जो करते हैं
सप्लाइंग प्लांट से गुड्स इशू होता है हमारे हमेशा, तो 351 मूवमेंट से होता है, और जीआर हम करते हैं 101 मूवमेंट से। वो भी इतना पॉपुलर नहीं है, तो ये 3 मेथड्स है। ज्यादा जो पॉपुलर है जो हम यूज करते हैं, इंट्रा कंपनी एंड इंट्रा कंपनी, मतलब परचेज ऑर्डर बनाने से, तो उस दैट इज ऑल्सो नोन एज द ईएसडी रूट। मतलब ईएसडी किसको बोलते हैं कि जहाँ पे भी हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, पीओ बनाने के बाद हमको आउटबाउंड डिलीवरी वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। आउटबाउंड डिलीवरी बाय, माय स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर, जैसे कि हम VL10B या VL10D करते हैं ना पीओ बनाने के, मतलब ये तो हम देखने वाले हैं आगे सेशन में जैसे आएगा VL10B या VL10D। तो जहाँ पे भी हम अपने को आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं एसडी रूट। क्योंकि हमारा ये एसटीओ जो है हमारा एसडी के साथ इंटीग्रेशन पॉइंट है। तो basically 5 ways in which we can create the STOs. First by using the movement type 301 one step, second one by 2-step process 303 305, third one by using the purchase orders 351 and 101. All those 3 will be without ESD, and 4th and 5th with ESD, where we create the purchase order. After the purchase order, the latter we will create the outbound delivery and do the subsequent steps. Yes, 601 641. 601 is for the sales order, मतलब सेल्स ऑर्डर बनने के बाद अगर हम डिलीवरी करते हैं तो 601 मूवमेंट होता है। 641 इज यूज फॉर द एसटीओ इंट्रा कंपनी 2-step प्रोसेस। 647, हाँ 647 फॉर इंटर कंपनी, एंड 647 एंड 649 एंड 1-step प्रोसेस। 1 स्टेप यानी क्या है, जैसे कि हम आउटबाउंड डिलीवरी करते हैं तो हमेशा सप्लाइंग प्लान को हम देते हैं, तो सप्लाइंग प्लान एंड रिसीविंग प्लान में हमेशा वेंडर कस्टमर का रिलेशनशिप रहता है हमेशा। तो हमने पीओ देने के बाद सप्लाइंग प्लान आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करता है, गुड्स इशू करता है, और वहां से उन्होंने गुड्स इशू करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे रिसीविंग प्लान में जीआर पोस्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज द 1-स्टेप प्रोसेस। तो 1-स्टेप प्रोसेस में अपना 647 या 649 वगैरह होता है। तो 6 वाले जो मोमेंट है वो सब इसमें होता है। और मोमेंट टाइप तो आपको कुछ गिने चुने पता ही होंगे, लेकिन मोमेंट टाइप आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई ट्रिक है क्या उसमें? अलग अलग मोमेंट टाइप्स, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट मोमेंट टाइप्स? No, sir. By series we can identify. By series? Yeah. सर टेक्स्ट बड़ा कीजिए। वन वाला जो मोमेंट है, वन से गुड्स जीआर का मोमेंट है, जीआर विथ रेफरेंस, विथ रेफरेंस मतलब गुड्स रिसीव विथ परचेज ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर। हाँ, वो जैसे भी आएगा ना तब मैं बताते जाऊंगा, मतलब सेम टी कोड है वैसा, मतलब if any topic is come at that time I will advise, I will tell what are the T codes and all that one. हाँ, तो वन वाला जो मोमेंट है जीआर विथ रेफरेंस। सेकंड वाला जो है 2 से जो मोमेंट होता है 201 गुड्स इशू फॉर द कॉस्ट सेंटर, 261 गुड्स इशू फॉर द प्रोडक्शन ऑर्डर। गुड्स इशू रिलेटेड जो मोमेंट है वो 2 स्टार से होता है, एंड 3 स्टार एंड 4 स्टार और स्टॉक ट्रांसफर पोस्टिंग। CN4 मतलब
301 plan to plan 1 step, 303 305 2 step, 311 storage location, 321 341 block to quality to unrestricted, 411K stock transfer consignment मतलब from vendor consignment to unrestricted, 411K, and 5 वाला जो movement है without reference, यार विदाउट रेफरेंस, जैसे कि कोई वेंडर ने कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी अपने को कुछ मटेरियल भेजा है मतलब प्रोमो के लिए, हाँ मतलब विदाउट चार्ज 501, या कुछ फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी भेजा है, या कुछ स्क्रैपिंग वगैरह करना है इनिशियल एंट्री, तो ये गुड्स मूवमेंट विदाउट रेफरेंस जो है उसके लिए हम 5 वाला जो मूवमेंट है उससे हम बोल सकते हैं गुड्स मूवमेंट। हाँ 515 561 इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक बैलेंसेस, और 6 वाला जो है डिलीवरी रिलेटेड, मतलब सेल्स ऑर्डर बना, सेल्स ऑर्डर के बाद डिलीवरी बना 601, और अभी जैसे एसटीओ में डिस्कस किया 641 43 47 49 81 85, 2006 वाला जो मूवमेंट है डिलीवरी रिलेटेड है, एंड 7 वाला जो है ये अपना फिजिकल इन्वेंट्री है। What is the use of using the physical inventory? Actual physical stock and system stock, comparison between that and update the same into the system. Is generally used for usefulness of our inventory, like physically if some kind of inventory is available and in the system there is mismanagement of inventory. For that reason we do physical inventory management in order to tally the same. हाँ एक्चुअली हमारा स्टॉक कितना है, मतलब एक्चुअली यानी फिजिकल वेयर हाउस में अपना कितना मटेरियल कितना स्टॉक है, और हमारे एसीपी में सिस्टम में कितना है वो टैली होता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम फिजिकल इन्वेंटरी यूज करते हैं। तो एवरी कंपनी ड्यू टू ऑडिट रिक्वायरमेंट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर दे हैव टू डू दिस फिजिकल इन्वेंटरी, मतलब कुछ कंपनी क्वार्टरली करते हैं, कुछ हाफ ईयरली करती है, लेकिन कम से कम साल में एक बार वो करना ही है, ऑडिट रिक्वायरमेंट है कि हमारे सिस्टम में क्या स्टॉक है वो हमारे एक्चुअल इससे मैच होता है कि नहीं। मतलब अभी हमारे एसएपी सिस्टम में कोई मटेरियल का 100 स्टॉक दिख रहा है, लेकिन हम एक्चुअली गए तो 100 की जगह अपने को 90 दिख रहा है, या फिर रिवर्स भी हो सकता है, मतलब 100 की जगह 120 दिख रहा है। तो अलग अलग रीजन हो सकता है कि मटेरियल आया होगा लेकिन वो जीआर नहीं किया होगा, या फिर कुछ वेयर हाउस पर्सन ने मटेरियल इशू कर दिया होगा लेकिन उसका सिस्टम में एंट्री नहीं किया होगा, तो अलग अलग रीजंस रहते हैं। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू डू द फिजिकल इन्वेंटरी। 701 702 मतलब अगर हमको ज्यादा क्वांटिटी अपडेट एसएपी में पोस्ट करना है तो इन दैट केस इट विल बी नोन एज अ काइंड ऑफ जीआर, मतलब एक्स्ट्रा से पोस्ट होगा तो 70 होगा 1 होगा, अगर माइनस करना है तो 702 होगा। तो अलग मेथड्स है उसका, MI01 04 MI04 एंड MI07, मतलब पहले हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रिंट लेके वेयर हाउस में जाते हैं और एक्चुअल ये करते हैं, कैलकुलेट वगैरह करते हैं, और डिफरेंस जो आता है वो पोस्ट होता है फिजिकल इन्वेंट्री। प्राइसिंग का पता है अच्छे से, प्राइसिंग कैसे वर्क होता है। प्राइसिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट इन एमएम। How the pricing is getting determined, how pricing works, anybody able to calculations के लिए pricing procedure? हाँ This is actually called we need to add condition type. we there define different type of condition types. Then there are access sequence.
हाँ Then there is a Schema condition table. group. सॉरी Schema group calculation schema. और उधर अपना ग्रॉस प्राइस, फ्रेट कॉस्ट, सरचार्ज ये सब आते हैं। हाँ हाँ। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे प्राइसिंग के वक्त तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, जैसे ग्रॉस प्राइस रहता है। ग्रॉस प्राइस यानी विदाउट टेकिंग एनी डिस्काउंट इनटू अकाउंट, एक बेसिक प्राइस है जिसको हम ग्रॉस प्राइस बोलते हैं। PB00 या PBXX। ग्रॉस प्राइस के ऊपर अगर हम कुछ डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करेंगे या फिर सरचार्ज ऐड करेंगे तो वो होता है हमारा नेट प्राइस। और कभी उसमें डिलीवरी कॉस्ट वगैरह एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो वो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव प्राइस। तो मान लो हमारा बेसिक प्राइस है मटेरियल का 100 रुपीज। 100 रुपीज के ऊपर वेंडर अपने को 2% डिस्काउंट दे रहा है, और तो वो हो गया 98। और लेकिन वो सरचार्ज भी अपने को एक्स्ट्रा लगा रहा है तो वो हमारा 99 हो गया। तो 100 हमारा क्या हो गया, एक ग्रॉस प्राइस हो गया। 99 बिकम्स ऑन नेट प्राइस। तो 99 में वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ऐड कर रहा है डिलीवरी कॉस्ट रिलेटेड, मान लो 4 रुपीज। तो 103 अपने को इफेक्टिव प्राइस यानी लैंडेड प्राइस। अपने को वो मटेरियल एक्चुअली कितने प्राइस में जाता है वो इफेक्टिव प्राइस है। तो अलग अलग वेंडर अपने को अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, अलग अलग कंडीशंस रहते हैं। तो अपने को अकोमोडेट करने के लिए हम प्राइसिंग वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन स्कीमा वगैरह अलग अलग बनाते हैं। तो जनरली हमारा RM0000 है, स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है। तो ये तो बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब बाकी चीजें तो आप सोच भी सकते हैं एक बार की स्टैंडर्ड में चेंज करें, लेकिन प्राइसिंग में अगर आप कुछ स्टैंडर्ड में छेड़ा तो अपना सिस्टम ही हिल जाता है। तो इट इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक प्राइसिंग। तो जैसे कि हमारे पास 100 वेंडर्स है, तो 100 वेंडर्स में जैसे कि कुछ हमारे 20 वेंडर्स है कि वो हम अपने को सिमिलर तरीके से हम अपने को चार्ज करते हैं, मतलब वो सेम कंडीशन, टाइप्स ऑफ कंडीशन अपने को लेवी करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उसमें अपने को क्या करना पड़ता है, एक वेंडर्स एक वेंडर्स के लिए अपने को एक स्कीमा ग्रुप बनाना पड़ता है। वो SPRO में बनाने के बाद डायरेक्टली वो वेंडर मास्टर में हम असाइन करते हैं schema group for the vendor and we assign it to the vendor master in the purchasing group। FK03 या MK03 से आप कर सकते हैं। और दूसरा अपना PR लेवल पे भी डिपेंड करता है, मतलब कोई कोई हमारा से परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हमारा डिफरेंट प्राइसिंग वगैरह हो सकता है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमने कोई स्कीमा ग्रुप बनाना पड़ता है। लेकिन ये स्कीमा ग्रुप जैसे आप वेंडर के लिए जो बनाया आपने वेंडर मास्टर में असाइन किया, लेकिन PR के लिए जो बनाया आपने किस में असाइन किया वो आप डायरेक्टली आपको SPRO में ही असाइन करना पड़ता है। और जैसे कि आप PO बनाते हैं तो PO में हमेशा आपका वेंडर तो रहता ही है। तो वेंडर के कॉम्बिनेशन पे वो पेश करता है कि वेंडर को कौन सा स्कीमा ग्रुप असाइन है, और वो PR लेवल को सिस्टम चेक करता है कि उसको कौन सा कैलकुलेशन स्कीमा डिपेंड है, और दोनों को कॉम्बिनेशन लेके हम कुछ कैलकुलेशन स्कीमा मेंटेन करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो वहां से वो लेकर आता है। तो ऐसे प्राइसिंग वर्क होता है। तो उसमें अलग अलग है, मतलब स्टैंडर्ड में बहुत सारे फील्ड्स है, जैसे कि FR वाला जो कंडीशंस है, FR A1 A1 A2 B1 B2, ये सारा मतलब फ्रेट कंडीशंस है। और R वाला जो कंडीशन है वो डिस्काउंट है, RA01 R000 वैसा है। लेकिन कुछ आपको लगता है कि कुछ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो आपका स्टैंडर्ड में फुलफिल नहीं होता है, तो उस केस में आपको नया बनाना पड़ता है। तो उस केस में हम रेफरेंस लेके नया भी बना सकते हैं। तो नया कंडीशन टाइप अगर आपको बनाना है तो आपको कंडीशन टेबल भी नया बनाना पड़ता है, कंडीशन टेबल और एक्सेस सीक्वेंस वगैरह भी बनाना पड़ता है। और वो प्राइसिंग में अलग मतलब 16 कॉलम्स वगैरह रहते हैं। उसमें अकाउंट की एंड एक्रूवल आपने देखा होगा, एक ट्रांजैक्शन इवेंट की है, वो क्या है पता है किसी को? अगर मैं सिस्टम में अगर जाता हूँ डायरेक्टली हम विदाउट SPR अगर आपको जाना है डायरेक्टली आप M/08 कर सकते हैं। M/08 में अंदर में गया, यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है RM0000।
हाँ तो वहाँ पे अगर कोई कंडीशन टाइप अगर है, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग प्लीज म्यूट। what is अकाउंट the की है ना P4 accrual code? रहता है। मैंने जोड़ दिया है। मैं आफ्टरनून में चेक कर रहा था कि आज मुझे एक्सेस मिला ना, तो टुडे सर्वर इज टेरिबली स्लो। आज तो वैसा थियोरेटिकल ही है, लेकिन मैंने बोला नीलेश को कि काइंडली मतलब सर्विस प्रोवाइडर को बोलो कि ये सिस्टम ये वो जो स्लो है। देखो ये एफआर वाला जो कंडीशन है ना, इसको अकाउंट किया ना एक्रूअल रहता है। तो किसी को पता है व्हाट इज दिस और वो इसको क्यों लगता है? यानी प्रैक्टिकली अगर बताना चाहूंगा कि कंपनी में क्या होता है कि जैसे कि आप परचेज डिपार्टमेंट में हैं, अभी मान लो कि अपना एक अप्रैल महीना खत्म होने को आया है, तो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या पूछता बोलता है परचेज डिपार्टमेंट को कि काइंडली प्रोवाइड द एक्रूअल्स फॉर द मंथ ऑफ मे। यानी आप मई मंथ में कितना परचेस करने वाले हैं, इसका एक टेंटेटिव फिगर आप हमें दे दो कि मान लो फिर हम मई महीने में हम 5 लाख का मटेरियल परचेस करने वाले हैं। तो 5 लाख में से हम एज अ फ्रेट चार्जेस कितना पे करने वाले हैं, तो 40,000 वैसा करने वाले हैं। तो 40,000 के लिए वो क्या करते हैं फाइनेंस वाले, उसमें अकाउंटिंग बुक्स में एक सेपरेट प्रोविजन करके रख देते हैं। यानी जब भी उसका पोस्टिंग होगा वो उसके लिए, जैसे ओबीआईसी में जाएंगे आप तो इसको डिफरेंट जीएल है, तो इसका नॉर्मल हमारे स्टॉक रिलेटेड इसमें पोस्टिंग नहीं होगा, एक डिफरेंट अकाउंट को ही इसका पोस्टिंग होगा। तो उसके लिए अपने को अकाउंट किया एक्रूअल रहता है। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फ्रेट कंडीशंस, बाकी डिस्काउंट वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है अकाउंट किया एक्रूअल। Then release strategy. What are the different methods of release procedures? Release strategy. एक विद क्लासिफिकेशन होता है, एक विदाउट क्लासिफिकेशन होता है। तो अपना जो पीआर होता है उसमें दोनों अवेलेबल रहते हैं, विथ और विदाउट वाला ही। बाकी आरएफक्यू पीओ वगैरह में विद क्लासिफिकेशन है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। Yes, with classification and without classification. तो जैसे अपना पीआर है, पीआर के लिए दोनों मेथड्स है, विथ क्लासिफिकेशन विदाउट क्लासिफिकेशन। लेकिन ऑल अदर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स ओनली हैव वन प्रोसेस, दैट इज विथ क्लासिफिकेशन मेथड। तो जैसे पीआर में आपने देखा होगा, तो पीआर हम हेडर लेवल पे भी रिलीज कर सकते हैं, आइटम लेवल पे, लेकिन ऑल अदर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कैन बी रिलीज ओनली एट द हेडर लेवल। आइटम लेवल रिलीज इज नॉट पॉसिबल। उसमें अलग अलग स्टेप्स है, क्रिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लास, रिलीज ग्रुप, रिलीज कोड वगैरह अलग अलग है। दैट आल्सो विल सी इन डिटेल व्हेन वी सी दैट टॉपिक। अभी रिलीज स्ट्रैटेजी जो ऐसा है, तो रिलीज स्ट्रैटेजी के लिए भी हमारे पास अल्टरनेटिव है S4 में, तो हम तब वो देखने वाले हैं। तो क्या अल्टरनेटिव है? तो रिलीज स्ट्रैटेजी एंड प्राइसिंग आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एंड मैसेज डिटर्मिनेशन आपने देखा ही होगा, पता होगा व्हाट इज नोन एज द मैसेज। मैसेज डिटर्मिनेशन और पे आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या रहता है, क्या रहता है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय मैसेज डिटर्मिनेशन और आउटपुट डिटर्मिनेशन? जैसा कि हम कोई भी पीओ बनाते हैं, तो हम अपने को वेंडर को भेजना पड़ता है। तो वी कैन सेंड दैट पीओ बाय वेंडर बाय ईमेल और ये मतलब how we are going to transmit it to the vendor, so that is known as message or output determination। मतलब हम ईमेल कर सकते हैं उसको, या प्रिंट लेके स्कैन लेके भी उसको ये कर सकते हैं। तो हर कंपनी में मैसेज फंक्शनलिटी यूज होता है, रिलीज स्ट्रैटेजी भी यूज करते हैं, आउटपुट मैसेज वो भी यूज करते हैं। तो इसका टेक होम MN04 है ना? MN04 is for the
टू मेंटेन द कंडिशन रेकॉर्ड्स. कंडिशन रेकॉर्ड मेंटेन करायसाठीचा टी कोड येतो. MN04 फॉर परचेज ऑर्डर, MN07 फॉर आउटलाइन एग्रीमेंट to maintain the condition records, and MN21 for inventory management GR documents. मतलब कंडीशन रिकॉर्ड अगर हम बना देंगे, मान लो अपना ये सप्लायर ये है, हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये है, परचेज ग्रुप ये है, अगर ये कॉम्बिनेशन का हम जब भी कोई पीओ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको मैसेजेस जो है ना वो ट्रिगर होना चाहिए. तो ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमें कंडीशन रिकॉर्ड बनाते हैं MN04 से, उसको बोलते हैं कंडीशन रिकॉर्ड. Now the last part in is invoice verification. Subsequent डेबिट एंड क्रेडिट में क्या डिफरेंस है? कुछ केस में हम सब्सिक्वेंट डेबिट यूज करते हैं, कुछ में हम सब्सिक्वेंट क्रेडिट यूज करते हैं. तो किसी को पता है क्या रहेगा है सब्सिक्वेंट डेबिट और क्रेडिट क्या है? Price was high. In subsequent credit process to reduce the price for existing invoice. Sorry? Reduce the price for an existing invoice. हाँ, तो डेबिट का यूज करेंगे या क्रेडिट यूज करेंगे? क्रेडिट. Yes. क्रेडिट. हाँ, रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट, डेबिट इंक्रीज करने के लिए. हाँ बराबर, राइट. जैसे कि हमने वेंडर ने अपने को पीओ मटेरियल वगैरह भेजा है, 100 रुपीज के हिसाब से भेजा है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि नहीं है, अभी उसका कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है, सब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, 100 में उसको परवड़ता नहीं है, तो 110 उसने कोट करना चाहिए था. उसको इसमें वो क्या करेगा, सब्सिक्वेंट डेबिट भेजेगा, मतलब एक वापिस से नया इन्वॉइस भेजेगा, मतलब कंपनी से ज्यादा पैसा डिमांड करेगा. लेकिन अभी जैसा ऑपोजिट केस, अभी उसको लगा है कि नहीं, अभी उसको कुछ कम चीजों दाम में कुछ रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, तो 100 की जगह उसने 90 चार्ज करना चाहिए था. तो वैसा अगर सिनेरियो है तो सेकंड में उसका लायबिलिटी कम करने के लिए वो सब्सिक्वेंट मतलब दूसरा इन्वेस्ट भेजेगा कि फिर हमारा लायबिलिटी कम हो जाए, कंपनी से पैसा कम. और क्रेडिट में आपको पता ही है, मैं जैसा कि अपने मतलब हमने पीओ बनाए 50 का, 50 में से 30 क्वांटिटी आया है हमारा, 30 क्वांटिटी आया और 30 में से कुछ 10 या कुछ क्वालिटी हो गया और ऑलरेडी हमने कुछ इनवॉइस भी बना दिया. तो जैसा कि हम उस केस में हमको इनवॉइस भी कैंसिलेशन करना पड़ता है और 120 से वेंडर को भी भेजना पड़ता है. मतलब so generally credit memo is used to adjust the quantity and price adjustment करने के लिए हम subsequent debit and credit यूज करते हैं. और उसमें अलग अलग मेथड्स है जो आपने एमएम में देखे ही होंगे. ERS, evaluated receipt settlement, invoicing plan, partial invoicing plan, periodic invoicing plan, वैसा है. तो ऐसा है एमएम का. तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेता है. हम जैसे कि अपना फिर S/4HANA ओवरव्यू है तो हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे. एक गिव मी 5 मिनट्स देन विल कंटिन्यू. और बीच में आप जैसे कि हाँ, मुझे जैसे अभी सभी आपका सबका ईमेल आईडी नहीं पता है ना, तो जैसे कि एवरी एंड ऑफ द डे मतलब आज हमने क्या क्या देखा, क्या कवर किया, तो उसके लिए मुझे डेली मेल भेजना पड़ता है. तो you can type your email IDs so that I can update in the email. So see you in 5 minutes. I will be right back.
हाँ, अभी एस4 हाना आपको क्यों करना है, मतलब एस4 हाना, व्हाई द नीड इज देयर टू लर्न द एस4 हाना? अभी कुछ आपको पता भी होगा, जैसा एमएम तो आपने कर लिया है, एमएम इज सफिशिएंट, so why we need to learn this S4 HANA? काळाची गरज आहे ते मराठीमध्ये म्हटलं आपण. ओके, अभी समय की डिमांड है, मतलब जैसा है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो ईसीसी यूज कर रहे हैं दे नीड टू मूव टॉवर्ड्स S4 HANA. तो S4 में अपने को ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, वो चीजें अचीव करने के लिए अपने को ये होना चाहिए, S4 HANA जरूरी है. अभी सभी कंपनियां तो नहीं करती है, लेकिन कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट, लेकिन फ्यूचर में सभी को ये करना ही पड़ेगा कि तो क्या जरूरत पड़ी S4 HANA करने के लिए, हमारे ट्रेडिशनल ईसीसी में क्या दिक्कतें है, लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, सो दैट वी विल सी नाउ. So hope you are able to see my screen. I will do in presentation now. Challenges in traditional database. ट्रेडिशनल डेटाबेस हमारा यानी तो ईसीसी है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशंस है, वो क्या क्या है, सो हम देखते हैं. डिजाइन टू परफॉर्म वेल ऑन कंप्यूटर्स विथ लिमिटेड रैम, data storage in hard disk drives, complex data model, redundancy of data, high data footprint, row-based data storage, slower processing, slower reporting. हाँ, मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है वो मतलब अगर हमारे पास मैसिव डेटा है, लैक्स ऑफ मटेरियल्स वगैरह, कुछ मैसिव डेटा है और कुछ हम चीजें कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं या कुछ पैरेलल प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, उसमें क्या अपना परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोरेट होता है, कम हो जाता है, स्लोअर ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग होता है, रिपोर्टिंग भी स्लो हो जाता है, कोई रिपोर्ट वगैरह देखना चाहते हैं. तो और डेटा फुटप्रिंट यानी क्या है कि जैसे आपको टेबल भी पता है ना, टेबल तो नहीं मैंने पूछा, जैसे मटेरियल के टेबल रहते, मारा मटेरियल नंबर, मटेरियल डिस्क्रिप्शन MAKT, MBW मटेरियल वैल्यूएशन, स्टोरेज लोकेशन MARD मार्ड. तो मतलब कोई भी चीज हम एसएपी में करते हैं ना, तो हमेशा वो टेबल लेवल पे डेटा अपडेट होता है, डिफरेंट टेबल्स. तो वो क्या होता है, रिडंडेंसी भी हो जाता है, मतलब कोई चीज मल्टीपल जगह 10 जगह भी स्टोर होती है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि कोई अगर हम कुछ क्यूरी रन कर रहे हैं, सिस्टम को बोल रहे हैं कि अपने कोई रिपोर्ट फाइंड आउट करके ले लो, अपने कोई इंफॉर्मेशन, तो क्या है, मतलब वो लूप में चला जाता है, 10 जगह अगर डेटा है सेम चीज तो वो कॉल करने के लिए उसको टाइम लग जाता है. लेकिन अभी सेम चीज अगर हम S4 में करते हैं तो 10 की जगह हमने 2 ही टेबल है, एग्जाम्पल मतलब, तो कैसे कि 2 टेबल कॉल करने के लिए उसको कम समय लगेगा, है ना. तो ऑब्वियसली वो एक एडवांटेज है वैसा कि उसको बोलते हैं डेटा फुटप्रिंट, यानी अगर जहाँ पे जरूरी है उधर ही हमारा डेटा होता है, अननेसेसरी अपने को डिफरेंट टेबल्स, डिफरेंट इक्वल्स कॉल करने की जरूरत नहीं है. लिमिटेड इसमें अपना काम चीजें अच्छे होता है, मतलब ओवरऑल इसको आना सीखने का पर्पज वही है कि सिंप्लीफिकेशन, मतलब कोई भी चीज या कोई प्रोसेस हम मतलब अच्छे से अच्छा, इजी से इजी कैसे किया जाए, कॉम्प्लिकेशन कैसे अवॉइड करें, तो उसका कॉन्टेक्स्ट है. तो जैसे आपको मतलब देखेंगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये है, तो इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, मतलब to explain you. What is mean by HANA? So HANA is a high performance analytic application. उसमें हम जैसे कि R/3 लेयर बोलते हैं हम ECC को, तो इसमें हम S4 बोलते हैं, S/4 यानी SAP फॉर HANA, ऐसा उसको शॉर्ट में बोलते हैं. तो एग्रीगेशन एंड इंडेक्स टेबल्स हैज बीन रिप्लेस्ड विद अ सिंगल टेबल. एग्रीगेशन यानी अगर कोई हम मटेरियल का आप स्टॉक देखना चाहते हैं तो वो मटेरियल 5 स्टोरेज लोकेशन पे मेंटेन है, तो सिस्टम क्या करेगा, 5 ही यहाँ से वो स्टॉक सभी इससे स्टॉक ये करेगा.
मतलब ये करेगा, एडिशन करेगा, समेशन करेगा। तो हमारे ईसीसी में अलग अलग एग्रीगेशन टेबल्स हैं, लेकिन उसका S4 में जरूरत नहीं है, हमारे पास लिमिटेड टेबल्स है। वो टेबल लेके भी अपना फंक्शनैलिटी अपने को जो चाहिए वो अचीव हो जाता है। रेगुलर हमारे ईसीसी अगर आप देखते हैं तो हमारा डेटाबेस है ओरेकल है, लेकिन हाना में अपना जो डेटाबेस है वो हाना ही है, यानी सॉरी S4 में अपना डेटाबेस है वो हाना है, वो SAP का ही प्रोडक्ट है। तो हमारे रेगुलर ईसीसी में जो डेटा स्टोरेज होता है वो रो वाइज में होता है, लेकिन हमारा हाना में क्या होता है, रो वाइज एंड कॉलम्स वाइज होता है। आगे चल के एक एग्जांपल दिया है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय दिस रो बेस एंड कॉलम वाइज। तो व्हेन द डेटा, अगर हमारा रो वाइज में अगर होता है डेटा स्टोर, तो हमारा कोई चीज हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो तो पटाख से हो जाता है, लेकिन कोई रिपोर्ट वगैरह देखना चाहते हैं, आप कुछ परचेसिंग रजिस्टर वगैरह देखना चाहते हैं या कुछ मूवमेंट टाइप देखना चाहते हैं कि उसमें क्या होगा, तो रिपोर्टिंग अपना कम हो जाता है। इन हाना एग्रीगेशन ऑफ द डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड, एग्रीगेशन विल बी डन, मतलब ये चीजें कोई है तो ऑन द फ्लाई वो चीजें अच्छी हो जाती है। हाँ, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि कंट्री है और हमारे प्रोडक्ट है और उसके अगेंस्ट अपना सेल्स फिगर दिया है, यानी यूएस कंट्री में अल्फा प्रोडक्ट का 3000 सेल्स हुआ है, बीटा प्रोडक्ट का 1250 सेल्स हुआ है। ऐसा है, मतलब ये तो आपको पता होगा कि कंट्री जो है, कंट्री का जो फिर से कॉलम है, प्रोडक्ट का कॉलम है, फिर सेल्स का फिगर है। अगर अगर आपको किसी ने बोला है ना कि आपको प्रोवाइड अस द व्हाट आर द सेल्स मेड फॉर द अल्फा प्रोडक्ट इन द जापान कंट्री, है ना, अगर आपको ऐसा आपको क्वेरी रन करना है तो ये तो आपको थर्ड है। तो हमारे ईसीसी में क्या होता है कि अगर अपने को मतलब रो वाइज जाता है, अगर डायरेक्टली हम ये रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कॉलम वाइज नहीं होता है ना, तो अगर अपने को फर्स्ट एंड सेकंड रो अगर नहीं भी चाहिए, लेकिन वो सिस्टम क्या करता है, वो रिकॉर्ड रीड करता है, तो फिर डायरेक्टली जम नहीं कर सकता, तो उसमें उसका एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। Even though we just need the figures for Japan, the system will also go row wise. First will go for US alpha and US beta. उसमें उसको कंपैरेटिवली ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन अगर ये कॉलम वाइज अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली कंपेयर टू उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इसका थोड़ा थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन है। रो वाइज में क्या होता है, हियर द टेबल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ रोज, द फर्स्ट रिकॉर्ड गोज इनटू द फर्स्ट रो, द नेक्स्ट वन इन द सेकंड रो एंड सो ऑन। What are the advantage of using the row store? When the application needs only to process a single record at one time, then at that case we use the row wise. If the application needs to access the whole record, then it's advantageous. If there is no aggregation, then row is beneficial. एनालिटिक मतलब ये एक सिंपल है, सिंपल आपके, लेकिन जहाँ पे आपको कुछ एनालिसिस करना है कि क्या क्या हुआ है, तो एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग में दिस रो वाइज मॉडल ओन सर्विस और रिक्वायरमेंट। देन सेकंड आता है हमारा कॉलम वाइज। In column wise, system stores the table records in the sequence of column. That is, the entries of the columns are stored in the contiguous memory locations. It has column-based in-memory relational data engine, parts of which originates from text system. Advantages क्या है? So our SAP S/4HANA is particularly optimized for this column store. In this case, the tables can either be loaded at the startup or on demand. Data access is faster in this case with a significant increase. हाँ, आगे चल के इसका एक CDS करके है, कोर डेटा सर्विस, जो हम टेबल रिलेटेड के बात करते हैं ना कि हमेशा टेबल अपडेट होता है, तो वो CDS आएगा। कि उसके पहले जैसा अपना ओवरव्यू है ना, तो S/4HANA में क्या है, तो मोटा मोटी समझने के लिए एक आप साइट प्रेफर कर सकते हैं, ये तो मैं आपको शेयर ही करूंगा। सो हम इसको शॉर्ट में ऐसा ही लिखते हैं, S/4HANA यानी SAP for HANA, इसका मतलब है। So what do you mean by SAP HANA, S/4HANA? It is a new product and it is a next generation of business applications. It is fully built on the in-memory platform SAP HANA. It provides an instant insight by using a single source of truth, real-time process, dynamic planning and analysis. Modern and simplified user experience optimized for all the devices. बताऊंगा सब एक्सप्लेन करके। Reduces the data footprint of your company, मतलब डेटा फुटप्रिंट है,
है ना, मतलब जैसे हमने कार्बन फुटप्रिंट है कि यानी कम जगह पे सिस्टम मतलब अपडेट होता है, तो उसको बोलते हैं हम डेटा फुटप्रिंट हमारा कम हो जाता है। चॉइस ऑफ डिप्लॉयमेंट, यस फॉर आना, हाँ पहले 2-3 पॉइंट रह गए। हाँ, मॉडर्न एंड सिंप्लीफाइड यूजर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे अपने को क्या रहता है, ऐप वगैरह रहते हैं यस फॉर आना में। जैसा ही आप अपना iOS यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप यूज करते हैं ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, टाटा क्लिक और डिफरेंट डिफरेंट ऑल। तो एस फोर आना में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स रहते हैं। परचेज ऑर्डर के लिए ऐप रहते हैं, परचेज रिक्विजिशन के ऐप रहते हैं, तो हम प्योर यूज को बोलते हैं, तो ये ऐप हम यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका पर्पस क्या है कि अगर आपको एसएपी यूज करना है तो आपको ये जियो ऐप को कंपलसरी आपके सिस्टम पे डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन एस फोर आने में अगर आप प्योर यूज कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है, डायरेक्टली कोई मैनेजर वगैरह है वो ऐप आपके प्योर मोबाइल पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वो चीजें अचीव कर सकता है। और जैसे कि कोई मैनेजर है वो ट्रैवल कर रहा है ना, तो डायरेक्टली ऑन द फ्लाई वो ट्रैवल कर रहा है, उसी वक्त वो अप्रूव कर सकता है। लेकिन वो एसएपी में है तो उसको एसएपी ओपन करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। तो इसको फ्यूरी बोलते हैं। ये फ्यूरी भी हम कैसे वर्क होता है वो डिटेल में देखने वाले हैं आगे। फ्यूरी का यूज है डिफरेंट डिफरेंट, ये फ्यूरी। तो चॉइस ऑफ डिप्लॉयमेंट्स है। अभी आप आज तक अभी जैसा कि आप गूगल या कुछ टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे होंगे ना, आजकल अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, मतलब नए नए एडवांसमेंट चेंजेस वगैरह आते हैं, तो वी नीड टू एब्रेस ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, है ना। तो इसमें लेटेस्ट अभी ऑन प्रीमाइस वगैरह है। एग्जांपल यानी अगर टाटा मोटर्स अपना कंपनी है, तो टाटा मोटर्स में ऑन प्रीमाइस अगर वर्जन है, डिप्लॉयमेंट है, तो उसमें क्या रहेगा, तो जैसे कि सर्वर्स वगैरह रहता है ना, ये जो एसएपी के सर्वर्स रहते हैं, एक कौन से फिजिकल लोकेशन पे अपने को स्टोर करने पड़ते हैं, माउंट करने पड़ते हैं। तो जो फिजिकल फैसिलिटी है उसको डेटा सेंटर वगैरह बोलते हैं। ऑन प्रीमाइस अगर वर्जन रहेगा तो ऑल सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, एप्लीकेशन विल बी ओन बाय टाटा मोटर्स इटसेल्फ, अगर ऑन प्रीमाइस रहेगा। लेकिन क्लाउड अगर रहेगा तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन से है, AWS है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, अलीबाबा क्लाउड है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स है। उसमें अभी टाटा मोटर्स ने समझो कि क्लाउड वर्जन उनको लेना है ना, वो क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे वो ये करेंगे, यानी वो जितना कंजम्पशन करेंगे, जितना यूजर का लाइसेंस है वो अकॉर्डिंगली पे करेंगे। तो उस केस में उनका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर आप ऑन प्रीमाइस करते हैं तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर तो लगेगा सर्वर, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी लगेगा, मेंटेनेंस चार्जेस भी लगेगा, लेकिन वो क्लाउड में अपने को नहीं लगेगा, क्योंकि एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर, विल जस्ट पे एज पर आवर सब्सक्रिप्शन, उसको बोलते हैं क्लाउड। लेकिन मार्केट में आपको जो ज्यादा दिखते हैं वो ऑन प्रीमाइस वर्जन ही है, क्योंकि कोई लोगों को दिक्कत है कि डेटा सिक्योरिटी का इशू हो, बोलते हैं कि क्लाउड में शायद सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है, वैसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आर फियरफुल, so that's why in the market you will see the on premise version। और कॉन्फ़िगरेशन भी है, जैसा अपना SPRO वगैरह है, तो क्लाउड में आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, लिमिटेड है वो स्कोप है, उसकी वजह से भी ऑन प्रीमाइस वर्जन ही आपको ज्यादा मिलता है। और दोनों का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड। लेकिन अभी फिलहाल जो आप, जब भी आपको ऑन प्रीमाइस वर्जन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी 5-10 साल के बाद देखो आप, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लाउड पे मूव हो जाएंगे, क्योंकि क्लाउड के रिस्ट्रिक्शन है ना, और ड्रॉबैक्स है वो रिमूव हो जाएंगे, और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना सर्वर्स वगैरह का, उसकी वजह से इन द फ्यूचर यू विल सी इन द इंक्रीज इन द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो S4 हाना में जैसा आप ECC में कर रहे हैं, तो ECC में आपको सुना भी नहीं होगा ना, ऑन प्रीमाइस का है, क्लाउड है, लेकिन S4 में SAP ने आपको प्रोविजन दिया है कि आपको कौन सा डिप्लॉयमेंट करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिला है कि क्लाइंट को क्या सूट करता है, वो अकॉर्डिंगली उससे वो ये करेगा। So S4 HANA is the application. MDMM S4 in one server and also in ECC। अभी ECC में अगर आप ये यूज कर रहे हैं, तो ECC में अगर आपको MDM यूज करना है, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, मास्टर डेटा मैनेजमेंट के लिए अगर एक अलग सॉफ्टवेयर है, तो आपको एक अलग इंस्टेंस उसका लेना पड़ता है, अलग से वो लॉग इन करना पड़ता है। तो APO, एडवांस प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजर, वो भी एक PP का एडवांस मॉड्यूल है, वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ता है, एक्स्ट्रा से लॉग इन करना पड़ता है। लेकिन ये क्या है, S4 HANA में इनबिल्ट है, इनबिल्ट या एम्बेडेड है, मतलब ये क्लाइंट को लेने के लिए उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा,
इनबिल्ट फंक्शनलिटी SAP का ये लेवरेज कर सकते हैं। SRM पे भी एक सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक अपना परचेजिंग के लिए एक SAP का ही प्रोडक्ट है SRM। लेकिन अभी 4-5 साल से SAP ने SRM पे एनहांसमेंट या इम्प्रूवमेंट करना स्टॉप कर दिया है। सो दे आर आस्किंग द क्लाइंट्स टू मूव टॉवर्ड्स अरीबा। जैसे कि अरीबा भी आपने किसी ने सुना होगा ना, एक नीच प्रोडक्ट था, ERP में भी अच्छा ये था 2012 में 11, लेकिन 2012 में SAP that Ariba is acquired by SAP and that becomes SAP Ariba SAP प्रोडक्ट। SRM में तो कुछ SRM तो अभी फिलहाल S/4HANA में एम्बेड नहीं किया है, लेकिन उसका कुछ लिमिटेड फंक्शनलिटी है वो जो SAP ने अडॉप्ट किया S/4HANA में। और जैसा कि एक काइंड ऑफ एडवाइस है, अभी जैसा है ना, मतलब सैचुरेशन भी हो रहा है, तो आपको MM और S4 तो करना ही है, लेकिन आगे चल के जैसा आप MM में स्टेबलाइज वगैरह हो गए 2-3 साल में, तो आपको डिपेंडिंग ऑन आवर इंटरेस्ट, if you are more inclined towards inventory management, you can go for WM and EWM, and if you are more inclined towards purchasing, you can go for Ariba। वैसा मैं सजेशन देना चाहता हूँ। वैसे कि लास्ट टू लास्ट बहुत से बैचेस के बंदे पहले ब्रिसलकॉन में प्लेस हुए, तो ब्रिसलकॉन में उनको प्लेसमेंट हुआ, लेकिन उनको बोला कि MM नहीं मिलेगा आपको, अरीबा मिलेगा। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या करो सर, अरीबा लो क्या नहीं, तो मैंने बोला कि बिंदास आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे चल के EWM में अरीबा में बहुत सारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस आपको मिलने वाला है। बात की बात है, अभी उसका पॉइंट है इसलिए जिक्र किया। फ्यूचर में मतलब अरीबा वगैरह जो है, हाइब्रिस वगैरह है एबिल, लेकिन अभी S4 में एम्बेड नहीं किए फिलहाल, कभी अभी भी वो सेपरेट सिस्टम्स है। आगे चल के ऐसे भी सोचेगा कि सब ज्यादा से ज्यादा चीजें S4 में अचीव करने के लिए। तो SRM जो सिस्टम है, जैसे मैंने SRM पे भी काम किया, तो SRM में अलग अलग सिनेरियो रहते हैं। एक्सटेंडेड क्लासिक SRM पे अपना शॉपिंग कार्ट वाला कंसेप्ट रहता है, यानी कोई सेम चीज आप मोबाइल पे है ना, आपको कोई चीज चाहिए, आप Amazon पे क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं, तो वो सेम चीज SAP में भी होता है अपना। तो कोई अपने को चीज चाहिए तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब डायरेक्टली हम जैसे Gmail ID पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, वैसे ही हम SRM पे और लॉगिन ID पासवर्ड से करते हैं, और वो शॉपिंग कार्ड बनता है, और शॉपिंग कार्ड का फिर ऑटोमेटिकली PR वगैरह बनता है शॉपिंग कार्ड अप्रूव होने के बाद। और फिर उसमें अलग अलग सिनेरियोज रहते हैं। एक्सटेंडेड क्लासिक में क्या रहता है कि अगर SRM सिस्टम पे PR बना, तो पहले PO उधर बनता है, उसका रीड ओनली कार्बन कॉपी हमारे SAP ECC सिस्टम में आता है। अगर उसमें आपको कोई भी चीज मॉडिफाई करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको SRM पे ही करना पड़ता है और ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो देयर आर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियोज SRM। तो ये हाना ओवरव्यू है, मतलब तो इसमें कोई डाउट है? I become too fast, let me know अगर कुछ happy to elaborate more। नेक्स्ट आता है हमारा एक टेक्निकल टर्म CDS, कोर डेटा सर्विसेज इसको बोलते हैं। ये चीजें भी आपको फ्रिक्वेंटली सुनाई देगी S4 में। CDS, what is this CDS? To take advantage of SAP HANA for the application development, SAP has introduced a new data modeling infrastructure known as the CDS. With CDS, data models are defined and consumed on database server rather than on application server. मतलब पहले हम क्यूरी का बात किए थे ना, कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज में कैसे अपडेट होता है, तो S4 HANA में भी कोई आप चीजें SAP कुछ रिपोर्ट या कुछ रन कर रहे हैं, लेकिन उसके बेसिस पे आप सिस्टम को बोलते हैं कि अपने को कुछ रिकॉर्ड ढूंढ के लाए, उसमें कुछ कैलकुलेशन या कुछ ये होता है इंटरनल ये, तो क्या होता है डेटाबेस सर्वर पे ही ये होता है, एप्लीकेशन सर्वर पे ही नहीं होता है वो चीज, उसकी वजह से अपना टाइम सेव होता है। वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात की है, बाकी ये टेक्निकल है। तो ये अपने 3 लेयर्स रहते हैं ना, जैसे अपने ECC को हम R/3 बोलते हैं। R/3 is because it has 3 layers: database layer, application layer, presentation layer। डेटाबेस हमने बात की, जैसे हमने ECC में अपना डेटाबेस रहता है Oracle,
हाना में S4 में अपना डेटाबेस रहता है, हाना एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। तो हम चीजें कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते, पीआर बनाते, पीओ बनाते, मटेरियल बनाते, वो हमेशा प्रेजेंटेशन लेवल पे हम करते हैं। तो दीज आर द 3 लेयर्स। ये मतलब R/3 तो है, तो ये ऐसा ना SAP में ये तो चेंज नहीं है, आर्किटेक्चर तो वैसा ही है, इसमें चेंज नहीं है। और फिर SAP का हिस्ट्री वगैरह दिया है, how SAP, some of you already know how the SAP has started। मतलब देयर वर 5 एम्प्लॉयज ऑफ IBM, मतलब IBM में कुछ एम्प्लॉयज थे, उनको कुछ प्लान था, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ बेसिक वर्जन वगैरह किया था 1972 में। 19 R/1 वर्जन था, वर्जन सिंगल लेयर। 1979 में अपना R/2 आया, 1992 में R/3, 2000 में माई SAP और 2004 में ERP। और हाना जो है वो 2011 में ही आया है आपको, लेकिन ये 2011 में आया था, लेकिन ये तब उतना ये चला नहीं था, मतलब आया दो, इट वाज लॉन्च क्वाइट मींस ऑलमोस्ट 11 years back, but it was not increased penetrated larger at that time। तो 2015 के बाद, 15 और 16 के बाद ही इसमें ज्यादा बूम वगैरह मिला। 1511 या 1610 बोलते हैं ना, तो इसमें अलग अलग वर्जन रहते हैं। तो 1511 यानी SAP जनरली अभी कोई भी जो SAP का नया वर्जन लॉन्च करते हैं तो सितंबर में लॉन्च करते हैं। तो पहले 1709 यानी SAP ने जो लॉन्च किया वो 2017 में लॉन्च किया, वो सितंबर में लॉन्च किया 1709, 1809। फिर 1511 या 1610 के बाद ही SAP में इसमें ज़्यादा बूम वगैरह मिला। तो अभी जैसे आप ECC में ये कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट इसमें जा रहे हैं, तो आप जैसे कि है ना, तो MM कंसल्टेंट कहला जाते हैं। लेकिन अभी S4 प्रोजेक्ट में आप कोई जाओगे तो आप, लेकिन आपका काम तो चेंज नहीं होगा, जैसा आप ECC में करते हैं वो चीज आप इधर पे भी करोगे, लेकिन आपको एक टर्मिनोलॉजी चेंज होगा। rather than you will call as a MM consultant, you will be basically known as P2P consultant। MM के लिए आप P2P consultant आपको बुलाते जाएंगे। SD वाले को ऑर्डर टू कैश, FI वाला जो है rather than FI consultant, he will be basically known as RTR consultant। अगर कोई HR का बंदा है, हायर टू रिटायर, तो he will be known as STR, means the company is hiring some person in order to retire। तो rather than you will know as a model wise, you will know as a process wise। मतलब काम तो चेंज नहीं होगा, जो आप वैसा कर रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ नॉमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी है वो एक चेंज हुआ है सिर्फ। SAP एंटरप्राइज मैनेजमेंट, तो ये बीच में हमारा जो सेंट्रल रेल रहता है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज मैनेजमेंट। तो अलग अलग जो एप्लीकेशन हो इम्बेड मतलब कनेक्टेड रहते हैं, तो सेंट्रल लेवल पे रहता है, उसको हम EM बोलते हैं, एंटरप्राइज मैनेजमेंट। तो अलग अलग यहाँ से लिंक है। जैसे कि हमारे कंपनी में हम अरिबा, तो मैंने बोला अरिबा एक SAP कंपनी है, कॉन्कर है। जैसा कि हम कुछ अभी टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का एक्सपेंसेस हमारे कंपनी में क्लेम करते हैं ना, तो वो यूज करने के लिए हम कॉन्कर वगैरह यूज करते हैं। SAP का एक प्रोडक्ट है, उसमें हम सब चीजें हमारे एक्सपेंस वगैरह अपडेट करते हैं। कॉन्कर है मेनली एक्सपेंस रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है। वैसे ही ये फील्ड ग्लास वगैरह है, फील्ड ग्लास भी SAP का एक प्रोडक्ट है। और बेसिकली टेम्पररी लेबर, कोई चीज के लिए, कोई एक्टिविटी के लिए आप अगर कोई लेबर वगैरह हायरिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस है, हाउसकीपिंग है, या फिर सर्विस प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो टेम्पररी लेबर एंड सर्विस के लिए SAP का ही नया प्रोडक्ट है, मतलब अलग सेपरेट ही प्रोडक्ट है, फील्ड ग्लास वगैरह है। सक्सेस फैक्टर्स है, HR का एडवांस मॉड्यूल है सक्सेस फैक्टर्स। सेल्स फोर्स वगैरह है, SD का एडवांस मॉड्यूल है। तो अलग अलग डिफरेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। हमारे लिए रिलेवेंट का MM के लिए अरिबा है, IM इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए EWM है। तो अलग अलग तरीके से लिंक है सेंट्रल लेवल पे। आता है हमारा फ्यूरी। फ्यूरी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूरी? फ्यूरी का मतलब है फ्लावर। तो फ्यूरी यूजर्स हैव द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस व्हेन इंटरैक्टिंग विद द बिजनेस रूट ऑन एनी डिवाइस। मतलब अलग अलग एप्स जो है ना,
परचेज ऑर्डर के लिए ऐप है, पीआर के लिए ऐप है, मटेरियल के अलग अलग ऐप रहते हैं। कोई कोई जो ऐप्स है हमारे मोबाइल पे भी चलते हैं, कोई टैब पे भी चलते हैं। लेकिन जैसे हम फ्योरी का टॉपिक देखेंगे तब मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो एसएपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फ्योरी है, इसमें अलग अलग तरीके से फ्योरी ऐप्स है। तो फ्योरी ऐप्स में हम जैसा कि आप जैसे मीरो का स्क्रीन या पीओ का स्क्रीन है, तो कभी कभी नॉर्मल लेमैन को कभी समझने में दिक्कतें होती है, तो एक सिंप्लीफाइड मैनर में ऐप उसके बनाए हैं। एक उसका लुक एंड फील इजी है, यूआई बोलते हैं उसको, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। उसकी वजह से ज्यादा लोग हम एनकरेज करते हैं लोगों की आप फ्योरी ज्यादा से ज्यादा यूज किए करें। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप, ट्रांजैक्शनल ऐप्स है, तो अलग अलग तरीके से ऐप्स रहते हैं हमारे ट्रांजैक्शनल ऐप्स। यानी कोई चीज हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं सिस्टम में, MM01, ME21 है, ME51 है, तो उसके लिए जो रिलेवेंट एप्स रहते हैं दैट विल बी नोन एज द ट्रांजैक्शनल एप्स। सेकंड आता है हमारा एनालिटिक एप्स। एनालिटिक यानी जैसा कि आप ME2N कर रहे हैं, ME2M कर रहे हैं ना, आपको कोई मटेरियल आज तक वो मटेरियल का कितना सारा पीओ बना है, तो उसके लिए हम ME2M करते हैं। या फिर वेंडर वाइज देखना है आपको, तो हम ME2L करते हैं ना, ME2L वेंडर वाइज देखना है। तो ये रिपोर्ट है, तो एनालिटिक रिपोर्ट्स है, तो इसके लिए जो ऐप बना रहेगा सिस्टम में दैट विल बी नोन एज द एनालिटिक एप्स। यहाँ पे जैसे है ना, अभी यहाँ पे सिलेक्शंस, पैरामीटर्स, ओपन पीओ है ना, कभी कभी आपको ओपन पीओ वगैरह देखना है ना, मतलब ओपन जीआर देखना है, मतलब ऐसा पीओ का लिस्ट अगर चाहिए कि जिसका जीआर वगैरह नहीं हुआ है, या फिर जिसका पार्शियल जीआर हुआ है, जो पीओ अभी ओपन है फॉर गुड्स रिसिप्ट, वैसा अगर लिस्ट है तो उसके लिए हम रिपोर्ट वगैरह ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। मतलब ये ट्रांजैक्शन ही है लेकिन इट विल बी नोन एज बेसिकली द रिपोर्ट्स, एनालिसिस रिपोर्ट। इनवॉइस आपको देखना है, आज तक कोई किसी ने पीओ का इनवॉइस नहीं हुआ है या पार्शियल हुआ है, वो उसके लिए हम ये सिलेक्शन पैरामीटर यूज करते हैं। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट ऐप रहेगा अपने सिस्टम में दैट विल बी नोन एज एनालिटिक एप्स। फैक्ट शीट्स, और ऐसा कोई भी सिस्टम में नहीं होगा कि एक सारा का सारा चीजें एसएपी में होता है। एक इंटरफेस वगैरह रहता है हमारा, मतलब कभी कभी पीपल सॉफ्ट वगैरह रहता है, उधर से हमारे पास मटेरियल डेटा वगैरह आता है। इंटरफेस से दूसरे सिस्टम से हमारे पास डेटा आता है, वो एनरिच करके अपडेट होता है। तो जनरली अपने मैनेजमेंट वाली जो लोग हैं, मैनेजमेंट लीडरशिप, दोज विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए जो ऐप रहेंगे दैट उसको बोलते हैं फैक्ट शीट्स। तो मतलब उनको जानकारी जानना रहते कि कहाँ पे पीओ बनाए हैं, अप्रूव हुआ कि नहीं, क्या क्या प्रोसेस। तो दैट काइंड ऑफ ऐप विल बी नोन एज द फैक्ट शीट्स ऐप। फिर आता है हम एक्टिवेट मेथोडोलॉजी। अभी ये समझने के पहले आपको एक अपना एएसएपी मेथोडोलॉजी ये होना चाहिए, एएसएपी मेथोडोलॉजी जो है पता होना चाहिए। तो पता है किसी को व्हाट इज मीन बाय दैट एएसएपी मेथोडोलॉजी? आपका एमएम खत्म होने के बाद या फिर नो सर। एएसएपी मेथोडोलॉजी समझाता हूँ, पहले स्टेप्स करता हूँ। एएसएपी यानी एक्सेलरेटेड एसएपी।
यानी ईसीसी के लिए अगर कोई क्लाइंट को अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो कुछ अदर ही ईआरपी यूज कर रहे हैं या फिर मतलब लीगेसी यूज कर रहे हैं और उनको अभी ईसीसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो एक काइंड ऑफ रोड मैप है, गाइडलाइन है, मेथोडोलॉजी डिपेंड किया एसएपी ने, उसको बोलते हैं एसएपी मेथोडोलॉजी। तो प्रिपरेशन, अभी मान लो कि एक टाटा मोटर्स अपना कंपनी है, टाटा मोटर्स के पास एसएपी नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करना है 6.0 वर्जन। तो उसमें क्या होगा, पहले प्रोजेक्ट फेज में प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होगा, यानी टाटा मोटर डिसाइड करेगी कि उनको कौन कौन से मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, प्लांट पीएम, एमएम, एसडी, क्यूएम, प्लांट मेंटेनेंस, एफआई वगैरह, पीएफ, प्रोजेक्ट सिस्टम। तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या क्या है अभी, और इम्प्लीमेंटेशन का टाइमलाइन डिपेंड करेंगे कि ये कितने महीने में, कितने साल में कंप्लीट होगा। और हर डिपार्टमेंट में वो की सुपर यूजर्स वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें जो बायर्स है, परचेज डिपार्टमेंट में कौन की यूजर्स रहेंगे कि जो बिजनेस का इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट को पास करेंगे। तो ये सारा जो चीज एक्टिविटी होता है, चार्टर वगैरह, प्रोजेक्ट चार्टर, तो ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में होता है। फिर आता है हमारा सेकंड पेज, आता है बिजनेस ब्लूप्रिंट। इसमें हम एज इज एंड टू बी करते हैं। बिजनेस ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि जैसे कि टाटा मोटर्स ने अभी, उनका ही कंपनी है ना टीसीएस, तो टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये इम्प्लीमेंटेशन की है, तो टीसीएस के कंसल्टेंट रहेंगे ना, तो टीसीएस के कंसल्टेंट जो बिजनेस यूजर्स रहेंगे टाटा मोटर्स से, उनके बात चलेंगे कि आज तक अभी वो प्रोक्योरमेंट वगैरह करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसको बोलते हैं एज इज। और वो अभी एसएपी में वो पर्टिकुलर चीज अपने को मैप करने के लिए टू बी में हम कैसा कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे हम एसपीआरओ से कर सकते हैं, या फिर अपने को कुछ अब आपका हेल्प लेके, टेक्निकल हेल्प लेके अपने को करना पड़ेगा ये करके, तो हम बिजनेस ब्लूप्रिंट में करते हैं वो सारा एक्सरसाइज, उसको बीबीपी बोलते हैं, बिजनेस ब्लूप्रिंट। एंड थर्ड पेज आता है हमारा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन पे फिर हम एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन करते हैं। बिजनेस का रिक्वायरमेंट वगैरह आ गया, फिर जैसे हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, फाइनेंस से इनिशिएट होता है हमेशा, एमएम हम स्टार्ट नहीं करते, फाइनेंस वाले कंपनी कोड और कंपनी वगैरह बनाते, वो बनाने के बाद हमारे एमएम के पास आता है, तो सेकंड एक्टिविटी एमएम को करना पड़ता है। एमएम का होने के बाद फिर पीपी और एसडी वाले बंदे उनके रिस्पेक्टिव डेटा के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन भी हम एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन वगैरह करते हैं। और कुछ डेवलपमेंट वगैरह करना रहेगा, अब आपका हेल्प लेके हम नए रिपोर्ट वगैरह बनाने रहेंगे, तो वो भी हम इसमें करते हैं। और फाइनल प्रिपरेशन या कट या फिर कटोर वगैरह है, इसमें भी होता है कटोर। कटोर जैसे कि अभी टाटा मोटर्स ने तो ये कर लिया, लेकिन अभी क्या है, उनका अगर फ्रेशी सिस्टम है ना, तो उनके सिस्टम में कोई भी स्टॉक नहीं रहेगा ना, कोई पीओ वगैरह नहीं रहेगा, तो वो चीजें अपने को माइग्रेशन में करना पड़ता है। आपने सुना होगा LSMW मास में, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स एंड वेंडर, तो हम मैन्युअली तो नहीं करते पाएंगे XK01, MM01, तो उसके लिए मास टूल हम यूज करते हैं कटोर। तो क्या है, और स्टॉक पे भी हम 561 वाला जो मूवमेंट है ना, तो हम कटोर एक्टिविटी में बिजनेस जो यूजर्स है अपने को देते हैं, और हम सारा चीजें अपडेट करते हैं। और ये सब ये करने के बाद जैसा कि हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, तो यूनिट टेस्टिंग हम कैसे डेवलपमेंट क्लाइंट में करते हैं, और क्वालिटी सर्वर में मूव करने के बाद बिजनेस यूजर को बोलते हैं कि आप यूएट करो, और यूएट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और सक्सेसफुल मतलब बिजनेस का वॉइड आने के सिवा हम डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आते हैं, बग आते हैं, तो अपने को रिजॉल्व करने पड़ते हैं। और सक्सेसफुल गोएड आने के बाद फिर हम मतलब गो लाइव करते हैं। तो गो लाइव यानी क्या हो रहा है, जैसा कि अपना ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बना रहता है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, वर्कबेंच रिक्वेस्ट। तो गो लाइव में व्हाट वी डू, वी जस्ट मूविंग द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्वालिटी टू प्रोडक्शन और सपोर्ट। यानी तो अभी टाटा मोटर्स ने तो यही कर लिया, लेकिन अभी उनके बहुत से यूजर में कुछ एक फेयर वगैरह रहेंगे, या कुछ सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, तो कुछ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट रहता है, 3-4 महीने रहता है, कि एक कंसल्टेंट को उनका सिस्टम स्टेबलाइज करना पड़ता है, 3 मंथ्स का, फिर सपोर्ट एंड हाइपर केयर वगैरह रहता है। तो ये SAP मेथोडोलॉजी वगैरह है, तो जनरली हम ECC में यूज करते हैं। तो अभी हम जनरली S4 में ये मेथोडोलॉजी नहीं यूज करते, ये डिफरेंट मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं, agile methodology. That's why I tried to explain you that this term, what do you mean by this activate methodology.
एक्टिवेट मेथोडोलॉजी क्या है? अजाइल मेथोडोलॉजी इसको बोलते हैं। अभी अजाइल क्या है, वाटरफॉल वगैरह क्या है, जब आपका इंटर्नशिप वगैरह होगा ना, या फिर आपका ये होगा, तब आपको डिटेल में समझाया जाएगा अजाइल मेथोडोलॉजी वाटर। अभी जैसे अजाइल है, अजाइल समझते हैं हम। अजाइल मेथोडोलॉजी प्रिंसिपल इज टू डिजाइन द एक्टिवेट मेथोडोलॉजी। Instead of building all the process and deployment in Activate, we build the process file and then deploy it. मतलब अभी इसका एक कॉन्टेक्स्ट आएगा। मैंने ए से भी आपको क्यों समझाया, मतलब वो मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन आपको अच्छा आइडिया आने के लिए मैंने बताया। उसमें क्या अपने को बड़ा दिक्कत क्या आता है वो मैं बताऊंगा अभी। हाँ, तो अजाइल में हम एक्टिवेट में क्या करते हैं हम, जैसे कि मान लो कि अपने को कुछ एक रोबोट बनाना है, रोबोट। तो अजाइल में हम क्या करते हैं कि वो पहले रोबोट का हेड बनाते हैं। हेड बनाने के बाद उसका नेक बनाते हैं, फिर हेड बनाते हैं। वैसा मतलब कोई भी चीज या प्रोसेस का टुकड़ा करते हैं, टुकड़े करते हैं, उसको प्रोसेस वाइज स्प्लिट करते हैं, वो डिप्लॉय करके जाते हैं। लोग वी आर प्लेसिंग, वी बिल्ड द प्रोसेस वाइज एंड देन डिप्लॉयड इट। जैसे भी एएसएपी मेथोडोलॉजी में आपको 5 पेजेस मिले, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बिजनेस ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनेंस प्रिपरेशन, गो लाइव एंड सपोर्ट। वैसे ही एक्टिवेट मेथोडोलॉजी में हमारे पास 4 स्टेप्स है। तो ये 4 पेजेस है। तो प्रिपेयर फेज में क्या होता है, और स्टार्टिंग में ये जनरल सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी रहता है कि व्हाट आर द पेजेस। तो प्रिपेयर, एक्सप्लोर, रियलाइज एंड डिप्लॉय, दीज आर द पेजेस। और पहला एंड लास्ट वाला पेज जो है साइलेंट है, लेकिन ये इसमें कवर नहीं है। तो डिस्कवर पेज क्या रहता है, अभी टाटा मोटर्स की मान लो कि ऑलरेडी मतलब ईसीसी यूज कर रहा है 20 साल से, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको S4 आना करना है ना। तो S4 आना करने से पहले वो क्लाउड वर्जन, ट्रायल वर्जन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब विदाउट डायरेक्टली। तो ट्रायल वर्जन में वो ट्राई आउट कर सकते हैं कि S4 में जाने के बाद उनको कैसा 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 फंक्शनैलिटी वगैरह मिलेगा, कोई चीज कैसे अचीव होगा, क्या वगैरह मिलेगा। 25 दिन का या 21 दिन या 1 महीने का वो रहेगा। तो उसमें उनको अगर सेटिस्फैक्टरी लगता है तो इन दैट केस वो गो एड कर सकते हैं इसको आना में। लेकिन उनको उसमें नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो हल कर सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं तो नहीं करना है ऐसा है। तो डिस्कवर पेज में वो डिस्कवरी कर सकते हैं, डिस्कवरी। तो इट इज साइलेंट पेज। देन प्रिपेयर, एक्सप्लोर, रियलाइज, डिप्लॉय एंड रन, ये अलग अलग पेजेस है। तो इसमें भी जैसा हमने एएसएपी मेथोडोलॉजी आपने देखा ना कि रियलाइजेशन फेज में हम एक्चुअली वो कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन पे ये करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा रियलाइजेशन फेज जो रहेगा उस पे हम ये करते हैं एक्चुअली, उधर से भी ये होता है। लेकिन यहाँ पे अभी मैसिव डिफरेंस कहाँ पे आता है, यानी एक प्रोजेक्ट का टाइमलाइन अगर आप समझ लो, मतलब दोनों मेथड का आप समझ लो कि यानी 1 साल का प्रोजेक्ट है। जनरली अपने डोमेस्टिक में ही आपको मिलेगा कि कम से कम समय रहता है 5-6 महीने। लेकिन आप जैसे कि मैं लास्ट टू लर्न का क्लाइंट में मैंने हर्षी चॉकलेट्स के लिए काम किया था, ग्लोबल है हर्षी। तो उनका भी एक 3 साल का प्रोजेक्ट था। तो जैसे आप कोई भी ग्लोबल क्लाइंट वगैरह करोगे तो अपना डोमेस्टिक जैसा नहीं रहता है, लॉन्गर टर्म उनका रहता है, 2-3 साल का उनका प्रोजेक्ट रहता है। और जोग्राफिकल जो रीजन रहेगा उसके हिसाब से रहता है कि पहले वो कनाडा करते हैं, फिर मलेशिया, फिर यूएस, है ना। तो एक ग्लोबल टेम्पलेट उसको बोलते हैं, और फेज वाइज में वो करते हैं, तो एक समय उसमें ज्यादा से ज्यादा रहता है। अभी ये चीज अगर आप इसमें एएसएपी में करोगे तो क्या होगा कि आपको 12 महीने का प्रोजेक्ट है आपको, तो क्लाइंट ने आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट वगैरह क्या दिया कि क्या क्या मैप करना है। तो बिजनेस वाले जो यूजर्स है एएसएपी वाले में, इसमें आपने कुछ चीजें बना बना कर दी, लेकिन वहाँ पे आप वो बिजनेस यूजर्स को बोलेंगे कि आप टेस्ट करो, तो वो कौन से महीने में करते हैं, 7 या 8 मंथ में चले जाते हैं ऑलमोस्ट। मतलब टॉवर्ड्स एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल आस्क द बिजनेस पीपल टू टेस्ट दैट थिंग, है ना। तो यू कैन इमेजिन उसमें अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आपने सही से अंडरस्टैंड नहीं किया है, या उस केस में अगर रिवर्क वगैरह आया, तो इट विल बी सडन मतलब हेडेक, राइट। मतलब 7वें या 8वें महीने में आपने कुछ डिलीवर किए, लेकिन उस वक्त में आपने बिजनेस बोलता है कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, आपने वैसे ही भला ही दिया। तो वो एक बड़ा इशू रहता है। तो ये चीजें हम अच्छे से अवॉइड करते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी में, क्योंकि जो अजाइल में हम क्या करते हैं, जो बिजनेस का जो यूजर्स है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट हम राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट
तो दूसरे या तीसरे महीने से ही हम बिजनेस यूजर से कोऑर्डिनेट वगैरह करते हैं, बिजनेस से वर्कशॉप वगैरह लेते हैं कि उनका वर्कशॉप वगैरह चलते हैं, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। तो उसमें वो उनका जो रिक्वायरमेंट वगैरह वो बोलते जाते हैं कि उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम जॉट डाउन करते हैं क्या क्या ये करते हैं। और कोई चीज हम फेज वाइज, जैसे मैं रोबोट का एग्जांपल दिया, हम स्क्रैच स्क्रैच से थोड़ा थोड़ा चीज, जितना चीज हमने बनाया डिलीवर किया ना, वो हम डायरेक्टली बिजनेस को बोलते हैं कि आप चेक करो कि इतना पीस ओके है क्या नहीं है ना। तो स्टार्टिंग से ही ये होता है, दूसरे तीसरे महीने से ही बिजनेस का यूजर्स है, तो लास्ट केसेस में मतलब सरप्राइजेस नहीं मिलते। तो एक मेजर डिफरेंस मैंने बताया आपको। बाकी बुकिश या थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन तो मतलब देख सकते हैं बाद में। हाँ, यहाँ पे डिटेलिंग में दिया है, प्रिपेयर, एक्सप्लोर, हर पेज में वगैरह क्या क्या होता है। मतलब की मैसेज इज दैट इन अजाइल मेथोडोलॉजी very early we are involving, coordinating or collaborating with the business user right from the starting of the project. लास्ट में अपने को सरप्राइजेस वगैरह नहीं मिलता। So implementation scenario, what will be the different kinds of implementation scenarios we will have in the market? तो पहला रहता है सिस्टम कन्वर्जन। मार्केट में आपको 70 या 80% जो सिनेरियो मिलेंगे सिस्टम कन्वर्जन, मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं सिनेरियोज। तो सिस्टम कन्वर्जन यानी टाटा मोटर्स ऑलरेडी ईसीसी 6.0 6.2 EHP यूज कर रहे हैं, एंड दे वांटेड टू डू द S/4HANA इम्प्लीमेंटेशन 1909। मतलब SAP से ही है लेकिन ECC से S/4 पे जाना है, उसको बोलते हैं हम सिस्टम कन्वर्जन। फिर हमारा आता है सेकंड, लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन। लैंडस्केप भी ये सिस्टम जैसा ही है जैसे, लेकिन एक अभी जैसे मैंने एक पहले एक सीमेंस के लिए भी काम किया था। तो सीमेंस में कैसा है कि दो रीजन था, साउथ यूरोप एंड नॉर्थ यूरोप। तो अलग अलग कंट्री थे, मतलब साउथ यूरोप में उनके स्पेन, पोर्तुगाल वगैरह थे। नॉर्थ यूरोप में उनके जर्मनी, फ्रांस वगैरह, हंगरी, दूसरे कंट्री थे। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन के लिए उन्होंने अलग अलग इंस्टेंस बनाया था, एसएपी का इंस्टेंस बनाया था। तो लेकिन अभी अगर उसको एक सेपरेट सिस्टम चाहिए, मतलब इसी का डिफरेंट रादर देन डिफरेंट इंस्टेंसेस, वी वांट द सेपरेट सिस्टम ऑफ S/4HANA, so that will be known as the landscape transformation। एग्जाम्पल वो यहाँ पे दिया है, consolidation of current regional business landscape into the one global SAP S/4HANA system, this will be known as the landscape transformation। एंड थर्ड आता है न्यू इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि ये जरूरी नहीं है ना कि कोई भी क्लाइंट है उनको पहले SAP ECC होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई क्लाइंट जैसे पीपल शॉप यूज कर रहे हैं या फिर दूसरा लीगेसी सिस्टम यूज कर रहा है, तो डायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं न्यू इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियो। तो मार्केट में कहीं भी अगर जाओगे तो आपको तीनों के अलावा फोर्थ सिनेरियो नहीं मिलेगा। एनी ऑफ द सिनेरियो विल बेसिकली फॉल इनटू दिस कैटेगरीज। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन रहता ही है, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियोस इन द। तो सिस्टम कन्वर्जन है, लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन है एंड न्यू इम्प्लीमेंटेशन है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके। ECC अभी हमने ECC MM किया, फिर उसके बाद हम S/4HANA का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो इन नेक्स्ट मंथ और इन 2 months वी विल हैविंग इंटरव्यू। तो हाँ। अगर प्लेसमेंट होगा तो वो हमारा S/4HANA के बेसिस पे होगा या MM पे होगा? अगर MM पे होगा, देखा जाए तो हमारे पास S/4HANA का भी सर्टिफिकेशन है। हाँ। तो हमें कौन सा रोल असाइन किया जाएगा और हम कौन से सिस्टम में काम करेंगे? ECC पे काम करेंगे, S/4HANA पे काम करेंगे? हाँ, अभी जैसे कि हाँ एक एडवांटेज तो रहेगा ही। अब जैसे कि जो अगर उनके पास ECC भी रहेगा, लेकिन वो कंपनी ऐसे प्रेफर करते कि जिनके पास ड्यूअल सर्टिफिकेशन है, दोनों मॉडल का नॉलेज है।
तो अगर उनके पास अगर S4 का प्रोजेक्ट नहीं है, आपको जैसे MM में ही काम है वही होगा, लेकिन S4 का अगर प्रोजेक्ट है तो आपको S4 में काम करना पड़ेगा, ऐसा है। और वो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में भी आप ये करोगे, जैसा आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में अगर जाएंगे तो सपोर्ट में कैसा एक ऑलरेडी सिस्टम स्टेबल रहता है, उसमें कुछ इश्यूज आता है तो वो नीड टू सपोर्ट। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंटेशन में है, मतलब अगर आप फॉर्चुनेट अगर रहेंगे, लकी रहेंगे, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में आपको स्टार्टिंग से सब चीजें बता के करने को मिलती है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर रहेगा सब। सपोर्ट में क्या है, ऑलरेडी किसी ने बनाया है लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आती है तो वो है, तो दिस विल डिफर, मतलब अंडर टाइप प्रोजेक्ट। तो एमए में फाउंडेशन है, मतलब है ना, तो ज्यादा फोकस, मतलब आप S4 पर भी अगर जाओगे ना तो आपको 70 से या 75% आपका मेजर एम्फेसिस MM पे ही रहेगा। इंटरव्यू में भी अगर है ना, मेजर फोकस MM पे ही रहेगा। लेकिन अभी 12 का है, अगर समय की मांग है तो आपको इंफॉर्मेशन अगर होएगी तो अच्छा है। ओके ओके, थैंक यू सर। लास्ट स्लाइड बचा है। हाँ, तो ये इनोवेशन है, मतलब अभी हम तो हमारे MM रिलेटेड क्या चेंजेस है वो तो हम देखते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे मॉडल्स में भी है ना, वो अलग अलग चेंजेस है, तो वो यहाँ पे समराइज करके दिए हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अभी जैसा हम ECC में MRP रन करते हैं वो प्रोसेस में चेंज है S4 आना में। तो S4 में आना में हम MRP लाइव उसको बोलते हैं, अपने को मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। तो MRP ये इट इज ड्रिवन बाय द PP पर्सन। इसका जो सेटअप वगैरह जो है ना वो सब हमारे PP वाले लोग करते हैं, लेकिन वो इंटीग्रेशन पॉइंट है या फिर उसमें मतलब थोड़ा मोटा मोटी जो है हम समझ के लेंगे। तो MRP प्रोसेस में चेंज है, वो तो हम देखने वाले हैं। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही चेंज है, जैसा हम IM में अलग अलग ट्रांजेक्शन वगैरह रन करते हैं, टेबल लेवल पर डेटा अपडेट होता है, देयर इज चेंज इन दैट प्रोसेस आल्सो। सो दिस पार्ट आल्सो वी विल सी। देन मटेरियल वैल्यूएशन, material valuation is our integration with the finance model, मतलब है ना उसमें मटेरियल लेजर वगैरह है। अकाउंटिंग 1 में आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, मटेरियल लेजर है ना, तो मटेरियल लेजर का यूज क्या है, टू गेट द वैल्यूएशन इन मल्टीपल करेंसीज। जैसा अपना इंडियन है तो इंडियन में अपना करेंसी INR है, लेकिन INR की एडिशन में अगर आपका जैसे US में भी प्लांट है तो आपको चाहिए कि INR के एडिशन में आपको USD में भी वैल्यूएशन मिलना चाहिए, उसमें अपने को मटेरियल लेजर यूज करना पड़ता है। वो भी जैसा अपना MRP का सेटिंग PP वाले करते हैं, इसका मटेरियल लेजर का सेटिंग FI वाले करते हैं। एक थोड़ा अपने को सिर्फ ये ऊपर ऊपर पे समझना है, लेकिन हमारा जो कोर प्रोसेस है ना, जैसे प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है, वो तो हम डिटेल में ही देखने वाले हैं। तो ये हम देखने वाले हैं। वैसे ही अपना ये अवेलेबल टू प्रॉमिस एंड बैक ऑर्डर प्रोसेसिंग, जैसे प्लानिंग प्रोसेस है या कैपेसिटी प्लानिंग है, कोई चीज अगर प्रोडक्शन वगैरह चीज करते हैं तो प्रोडक्शन में रिसोर्सेज वगैरह कैसे अलोकेट करते हैं, क्या वो प्रोसेस में चेंज है। वह अवेलेबल टू प्रॉमिस या बैक ऑर्डर कैपेसिटी, ये प्योर ये PP का और SD का पार्ट है, ये तो हम देखने नहीं वाले हैं, इट्स नॉट रिलेवेंट टू MM। ऑर्डर मैनेजमेंट एंड बिलिंग, मतलब ये फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, ये भी SD का पिको के साथ इंटीग्रेशन है। सो दिस पार्ट विल नॉट सी। प्रोक्योरमेंट, मतलब प्रोक्योरमेंट रिलेटेड में क्या क्या चेंजेस है, तो वेंडर जैसा हम बनाते हैं वो प्रोसेस में चेंज है, ST और सब कॉन्ट्रैक्टिंग या प्राइसिंग में थोड़ा चेंज है, ये में चेंज है, तो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये इसको एक लॉजिस्टिक्स वगैरह बोलते हैं, सिंपल लॉजिस्टिक्स। जैसे आपको पता होगा, जैसे आप ACP में लॉग इन करते हैं तो हम लॉजिस्टिक्स के अंदर जाके हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं ना, जैसा आप यहाँ पे लॉजिस्टिक्स में जाते हैं, इसमें जा गए आप, इसको SCM भी बोलते हैं ना, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑल और बेसिकली मॉड्यूल्स विल बी द पार्ट ऑफ SCM। सो PTP और प्रोक्योरमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे दिस आर द लॉजिस्टिक्स प्रोसेस। तो दिस इज अबाउट द S/4HANA, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत है तो ये कर सकते हैं। अभी जैसे कि अभी थोड़े 10 मिनट में होने के बाद मैं आपको एक मेल भेजूंगा, मेल में एक जो डेक है मैं अटैच करूंगा, लेकिन मतलब आगे चल के एक बेटर कम्युनिकेशन होने के लिए आई विल एनकरेज इफ सम ऑफ यू क्रिएट द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आई विल टेल माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल, क्योंकि कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मैं व्हाट्सएप से सेंड करने के लिए प्रेफर करता हूँ, फिर मेल ID में कैसा है मेरा कंटिन्यूस मतलब फुल हो जाता है ना, तो
अगर आपके ऊपर है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट बाद में आपको कोई इशू आता है, क्या होता है आता है, तो ऐसा नहीं है। मतलब मेरा मतलब बोल बच्चन नहीं है कि अभी तो एक एक 1.5 साल से भी कोई मुझे पूछते हैं कोई चीजें, तो ऐसा। लेकिन अगर सिर्फ मैं बिजी रहूंगा तो व्हेन आई गेट टाइम आई विल रिप्लाई टू यू। In case you wanted to create the WhatsApp group, this is my WhatsApp number and my calling number is this one. डॉक्यूमेंट में शेयर ही करूंगा, और आपने जो ईमेल आईडी वगैरह दिए हैं वो तो मैं सबको यूज करूंगा। तो आगे चल के विल एक्चुअली सिस्टम में हम देखेंगे, जैसा का वेंडर है ना, वेंडर का सेटअप वगैरह करते हैं वो प्रोसेस में चेंज है। तो इसमें हम बोलते हैं बिजनेस पार्टनर वगैरह बोलते हैं, तो उसका एंड टू एंड सब डिटेल में स्टेप मैं आपको सिस्टम में बताऊंगा। और मेरा होने के बाद अगर आपको कोई चीज़ आपको ट्राई आउट करना है तो आई विल ओपन फॉर दैट वन, आपको मैं गाइड भी कर सकता हूँ सर एक नंबर आपने कम डाला व्हाट्सएप ग्रुप में, नंबर में। सॉरी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। तो सर एक डाउट था हाँ पूछो। सर, टैक्स टैक्स डिटरमिनेशन के वक्त सर एमएम का इंक्लूड होता है रोल या एफआई वाले करते हैं सर टैक्स डिटरमिनेशन? एफ आई। तो फिर प्राइसिंग प्रोसीजर में टैक्स कहाँ से आएगा सर? ऑटोमेटिकली कैसे आएगा टैक्स? टैक्स हाँ, आप पीओ बनाते हैं तो जीएसटी सीजीएसटी वगैरह लगता है, हाँ हाँ। वो ऑटोमेटिकली कैसे लेगा वो पीओ में? दो डिफरेंट चीजें रहता है ना, एक प्राइसिंग प्रोसीजर जो रहता है, प्राइसिंग वाला अपना एमएम एंड एसडी का सेपरेट रहता है, टैक्स का भी एक डिफरेंट रहता है। लेकिन ये जो अलग अलग कंडीशंस वगैरह है ना, तो कंडीशंस तो रेट का रहेगा, डिस्काउंट का रहेगा, तो वो तो हम हमारे इसमें लुक कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं हमारे इसमें। जो टैक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो उनको कंट्री या कंट्री कोड को असाइन करना पड़ता है। ओके। इंडियन पे ऑलमोस्ट मतलब अभी मैंने तो मतलब 2000 सॉरी। तो टेबल जो होता है महारा वगैरह लोग, हाँ, वो एक्चुअली होता क्या है, इसका यूज क्या है? तो टेबल मतलब जैसे जैसे आप सिस्टम में कुछ मटेरियल बना दिया ना, अभी मेरा ऑलरेडी स्क्रीन शेयर है, आपने कोई मटेरियल MM01 से बना दिया, तो मटेरियल का वो कहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टोर होता है ना सिस्टम, कहीं पे भी उसको स्टोर कर लेगा ना, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये मारा है, मटेरियल का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसा फिर आपने कम प्लान डेटा के लिए मेंटेन किया, अगर कोई आपने 4 प्लान के लिए वो मटेरियल मेंटेन किया, आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या प्लान के लिए मेंटेन किया, आप क्या करोगे, MAR से में जाओगे, मटेरियल इनपुट करेगा, आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कोई भी जो टेबल्स है ना, ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, प्रोग्राम में हम नहीं करते। एज एन व्हेन वी क्रिएट एनी मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शनल डेटा, दीज आर गेटिंग अपडेटेड ऑटोमेटिकली टेबल्स। ओके। किसी को अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वो यहाँ पे 10 मिनट हूँ। तो कल मॉर्निंग में कितना 7 बजे ना? ओके सर, चलेगा। यस सर। Thank you all. I'll wait for a few moments in case you want to. Have a good night. We'll see you tomorrow morning 7 a.m. Sir, good night. Have a good Thank night. you. Good night, sir. Good night. Good night, guys.
यस फॉर ऑनर रॉक डिलीट कर देने का फिर वो कुछ बात करना रहेगा तो उस पे करो, इस पे सिर्फ browser- डॉक्यूमेंट, इस पे Open सिर्फ browser. डॉक्यूमेंट के लिए रखो। अच्छा वो प्राइवेट पीछे वस्तू आहे हाँ बोलो। सकाळी 7 वाजता ना, उद्या सकाळी. हो. ओके. हॅलो, त्यांना पॉसिबल नसेल त्यांनी विचार निलेश सरांना, मे बी काहींचा वर्किंग असू शकतो.